बिल्कुल, यहाँ आपके द्वारा दिए गए चैप्टर का हिंदी अनुवाद है। लिंगयुन शिखर। शुवान, तुम वापस क्यों आए? गुफा के अंदर गू जिरान हल्की उत्सुकता से उत्साहित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू शुवान वापस आएगी, और वो भी सू चांगकिंग के साथ। बहुत बढ़िया, ये शानदार है। कुछ समय पहले उसे सू चांगकिंग द्वारा परेशान किया गया था। किस्मत खराब है कि मेरी साधना स्तर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मुझे डर है कि अब मैं सू चांगकिंग का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन चू शुवान के वापस आने के बाद सू चांगकिंग निश्चित रूप से कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह दुष्ट शिष्य, अंततः हम उसे जाने दे सकते हैं। गू जिरान बहुत उत्साहित थी, लेकिन इस उत्साह के अलावा वह थोड़ी उदासी भी महसूस कर रही थी। जब उसने इस भावना को महसूस किया तो उसने जल्दी से सिर हिला दिया। ये निश्चित रूप से सच्चे प्रेम गू का प्रभाव है, वह शैतानी शिष्य। चू शुवान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैंने एक मिशन पूरा किया था और आज उसे पेश करने के लिए संप्रदाय में लौट रही हूँ। चू शुवान ने स्वाभाविक रूप से एक क्लास ए मिशन स्वीकार किया जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और इसे पूरा करने में उसने बहुत मेहनत की। समझ गई, गू जिरान ने सिर हिलाया। चू शुवान ने आगे कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मिशन हॉल लौटते समय अपने कनिष्ठ भाई को बियुन शिखर के लोगों द्वारा परेशान होते देखूंगी, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया और उन्हें सबक सिखाया। गू जिरान ने हल्के से भौहें चढ़ाईं और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्या हुआ? बियुन शिखर के लोग चांगकिंग पर हमला क्यों करेंगे? चाहे वह प्रेमगू का प्रभाव हो या गू जिरान की सच्ची भावनाएं, उसके दिल में सू चांगकिंग को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता था। जो भी उसे परेशान करने की हिम्मत करेगा, वह गू जिरान को अपमानित करने के समान है और उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। दोनों महिलाएं एक दूसरे को एक ही समय में देख रही थीं। सू चांगकिंग ने हल्के से खांसा और मिशन हॉल में हुई स्थिति समझाई, ली यूनशेंग के निमंत्रण से लेकर उसके अपने काम तक, लेकिन सिस्टम के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। सू चांगकिंग की बात सुनकर चू शुवान और गू जिरान दोनों स्तब्ध रह गईं। कनिष्ठ भाई, तुमने कहा कि तुमने स्वर्गीय हिम अजगर को मार दिया, और तुमने ली यूनशेंग और बाकी 3 को भी मार दिया। गू जिरान ने भी सू चांगकिंग को ध्यान से देखा। हाँ, सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चू शुवान और गू जिरान दोनों ने हैरानी से सांस छोड़ी। हालांकि न तो स्वर्गीय हिम अजगर और न ही ली यूनशेंग और उसका समूह उनके लिए कुछ भी नहीं थे, वे बस छोटे किरदार थे। लेकिन सू चांगकिंग केवल एक पराक्रमी सीमा के शिखर के मार्शल आर्टिस्ट थे। एक बड़े स्तर को पार करना और अजेय बनना, यह असंभव जैसा है। इसकी लड़ाकू शक्ति भयावह है, न कि केवल चू शुवान के लिए, बल्कि युवती गू जिरान भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी। सू चांगकिंग की प्रतिभा देखकर गू जिरान ने प्राकृतिक रूप से जाना कि यह शैतानी शिष्य झूठ नहीं बोल रहा था। आखिरकार उसने केवल एक दिन में 2 मार्शल आर्ट तकनीकें शुरुआती से उन्नत स्तर तक सीख ली थीं। ये प्रतिभा वाकई असाधारण है। कनिष्ठ भाई, तुम शानदार हो। चू शुवान ने प्रशंसा भरी दृष्टि से अंगूठा उठाया। यह मामला बियुन शिखर द्वारा शुरू किया गया था, चांगकिंग केवल अपनी रक्षा कर रहा था। उन्होंने तुम्हें बियुन शिखर में हाथ लगाया। समय आने पर मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का बदला लूंगी। गू जिरान ने ठंडी आवाज में कहा। यह उसका शिष्य था। बियुन शिखर के किसी ने भी सू चांगकिंग पर हाथ डालने की हिम्मत की। ये परेशानी मांगने जैसा है। यदि गू जिरान की साधना पूरी तरह ठीक हो चुकी होती तो वह शायद अभी रात में ही हमला कर देती। आखिरकार बियुन शिखर और लिंगयुन शिखर के बीच खराब संबंध हैं और वे कुछ हद तक विरोधी भी हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद मास्टर, सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि मेरे प्यारे मास्टर की अपेक्षा थी, उसकी प्रभुत्व वाली आभा प्रभावशाली है। मैं चार्ज करना चाहता हूँ। संप्रदाय प्रतियोगिता अगले महीने आयोजित होगी। उस समय चांगकिंग बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। कहा जाता है कि बाहरी शिष्य प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतने वाले को बड़ा पुरस्कार मिलेगा और वह ताइशुवान संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। गू जिरान ने कहा, ताइशुवान संप्रदाय का निषिद्ध क्षेत्र केवल संप्रदाय नेता के लिए सुरक्षित है, यहाँ तक कि शिखर मास्टर भी नहीं जा सकते। कहा जाता है कि इसमें अत्यधिक शक्तिशाली संसाधन हैं जो न केवल साधना स्तर को बढ़ा सकते हैं, बल्कि योग्यता को शुद्ध कर सकते हैं और पूरे अस्तित्व को बदल सकते हैं। हर 50 साल में केवल एक ही स्थान उपलब्ध होता है। बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में टॉप छात्र को यह स्थान मिलेगा। यदि कनिष्ठ भाई निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सके तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से छलांग मारकर बढ़ जाएगी। चू शुवान की आंखें चमक उठीं और वह इसे देखने के लिए लालायित हो गई। गू जिरान ने सिर हिलाया। इस बार संप्रदाय नेता ने यह स्थान इसलिए बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में रखा है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने एक अत्यंत प्रतिभाशाली शिष्य को लिया जिसका शरीर संत स्तर का है। भविष्य में वह संत स्तर तक पहुंच सकती है। ऐसा लगता है कि वह उसके लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहता है। गू जिरान ने अनुमान लगाया। कुछ दिन पहले ताइशुवान संप्रदाय के नेता ने एक शिष्य को लिया और भविष्य के संप्रदाय नेता के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना बनाई।
इसी कारण से बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में टॉप छात्र को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। हालांकि सू चांगकिंग ने गू जिरान की बात सुनकर हल्की मुस्कान दी। संत स्तर का शरीर, क्या ये शानदार है। मैंने पहले सोचा था कि मेरे कनिष्ठ भाई के पहले स्थान जीतने की संभावना कम है, लेकिन अब लगता है कि यह संभव है। चू शुवान ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा। सू चांगकिंग की प्रदर्शित लड़ाकू शक्ति उसे बाहरी शिष्यों में शीर्ष स्थान पाने का असली मौका देती है। यदि वह निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सके तो उसकी शक्ति में बहुत लाभ होगा। गू जिरान ने भी सिर हिलाया। अच्छा, हालांकि संप्रदाय द्वारा लिया गया शिष्य काफी शक्तिशाली है और चांगकिंग का वर्तमान साधना स्तर अभी भी सुरक्षित नहीं है। गू जिरान ने विषय बदल दिया। हालांकि सू चांगकिंग ने मजबूत लड़ाकू शक्ति दिखाई, उसकी साधना स्तर अभी भी अपर्याप्त थी क्योंकि वह केवल पराक्रमी सीमा के शिखर पर था। यदि उस संप्रदाय नेता के शिष्य के पास कोई बैकअप योजना है तो सू चांगकिंग की साधना निश्चित रूप से प्रभावित होगी। इसलिए गू जिरान ने कहा, मेरी राय में चांगकिंग को कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ साधना करने के लिए बाहर भेजना बेहतर होगा। मैंने सुना है कि फेयुन सिटी में हाल ही में एक खंडहर प्रकट हुआ है जिसे तुम देख रहे हो। कहा जाता है कि यह प्राचीन समय के सम्राट स्तर के एक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा छोड़ा गया था और इसने कई विद्रोही साधकों को आकर्षित किया है। ये प्रशिक्षण का अच्छा अवसर है। सू चांगकिंग, क्या बाहर अनुभव प्राप्त करने के लिए? हे भगवान, नहीं। सू चांगकिंग तुरंत घबरा गया। मास्टर, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं यहाँ लिंगयुन शिखर पर रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। सू चांगकिंग रोते रोते आंखें भर लेता है, उसका दिल टूट गया है। जो लोग स्थिति को नहीं जानते वे इसे मास्टर और शिष्य के गहरे संबंध के रूप में देख सकते हैं। सू चांगकिंग को इस रूप में देखकर चू शुवान भी थोड़ी भावुक हो गई। हे भगवान, मेरा कनिष्ठ भाई वास्तव में मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति है। कितना गहरा मास्टर और शिष्य का बंधन है। हालांकि सू चांगकिंग की उपस्थिति को देखकर गू जिरान के होंठ ट्विच कर गए। ठीक है, तुम बदमाश, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रहे हो? यह उसकी मास्टर के शरीर के पीछे नहीं है। घिनौना, बेशक ये शब्द चू शुवान के सामने नहीं कहे जा सकते। यदि उसने पता लगा लिया कि इस शैतानी शिष्य ने उसका फायदा उठाया है तो मास्टर की गरिमा का क्या होगा? खां चांगकिंग, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम्हें बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करना चाहिए। मुझे भी इस दौरान संन्यास में जाने की आवश्यकता है, इसलिए तुम्हें शुवान के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ मैं आपके द्वारा भेजे गए चैप्टर 16 का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्याय 16, बदमाश, तुम्हें उम्मीद नहीं थी, है ना? सू चांगकिंग, निर्भर करो मेरे प्रिय मास्टर, अब मुझे नहीं चाहते। सू चांगकिंग के आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर गू सिरान बहुत खुश हुई। हे, तुम शरारती शिष्य, तुम्हें उम्मीद नहीं थी, है ना? जब सू चांगकिंग 1 महीने में लौटेगा तो गू सिरान की साधना लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उस समय कहना मुश्किल है कि कौन किसे परेशान करेगा। बस इंतजार करो अवज्ञाकारी शिष्य। जब समय आएगा तुम्हारा मास्टर दिखा देगा कि असली राजा और रानी कौन हैं। इतनी अपमान सहने के बाद जो उस बदमाश सू चांगकिंग से मिली, गू सिरान ने ठान लिया कि जब वह अपनी साधना पूरी कर लेंगी सू चांगकिंग को सबक सिखाएंगी। क्या तुम अभी भी अपने मास्टर पर हावी होना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। बीप, होस्ट को मास्टर से अलग होने की आवश्यकता है। विकल्प 1, मैं नहीं जाऊंगा, मरने से बेहतर है कि जाऊं, जब तक तुम मुझे ले जाओ। इनाम, बेईमानी जोड़ 9। विकल्प 2, चू शुवान का पालन करें, फेयुन शहर में प्रवेश करें और गुप्त क्षेत्र में जाएं। इनाम, 9 नेदर बोन स्पिरिट फायर सम्राट स्तर। होली क्रैप, क्या यह अजीब आग है? यह अभी भी सम्राट स्तरीय अजीब अग्नि है। वाओ, ये तो दुर्लभ खजाना है। अलग अलग आगें अल्केमिस्ट और हथियार निर्माण के लिए अमूल्य खजाने होती हैं, लेकिन अधिकांश अल्केमिस्ट के पास यह नहीं होती। अगर कुछ लोगों के पास हो भी तो ये केवल निम्न स्तरीय अजीब आग होती है जो बहुत कम मूल्य की होती है। ये सम्राट स्तरीय अजीब आग पूरी तियानवु महाद्वीप में टॉप टियर है। इसके अलावा अल्केमी और हथियार निर्माण में बोनस देने के साथ साथ इसका लड़ाई शक्ति बढ़ाने वाला प्रभाव भी बहुत डरावना है। मास्टर, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं विकल्प 2 चुनता हूँ। मास्टर के पास रहना अच्छा है, लेकिन यह सम्राट स्तरीय अजीब आग बहुत लुभावनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सू चांगकिंग को लगता था कि चाहे वह कितना भी याचना करे, गू सिरान उसे कभी पास नहीं रखेगी। अकेले ही चलना बेहतर है। हम्फ, औरत, तुमने आज मुझे जाने को कहा, लेकिन बाद में तुम मुझे वापस बुलाओगी। अरे ठीक है। सू चांगकिंग के सहमत होने पर गू सिरान के चेहरे पर तुरंत मुस्कान छा गई। शानदार, यह अद्भुत है। ये शरारती शिष्य अंततः जा रहा है। हालांकि गू सिरान के दिल में थोड़ी उदासी भी उठी। इतने दिनों तक सू चांगकिंग के साथ रहने के बाद गू सिरान की उसकी तरफ भावनाएं बढ़ चुकी थीं, तो वह कैसे बेरहम हो सकती थी? नहीं,
गू सीरान, तुम कैसे सू चानक्विंग से बिछड़ने में उदास हो सकती हो? मास्टर ने दिल में बार बार सिर हिलाया। हमें सू चानक्विंग से बिछड़ने में उदास नहीं होना चाहिए, लेकिन वे अपनी बातों में बहुत ईमानदार थे। शिवान, मैं तुम्हारे छोटे भाई की सुरक्षा तुम्हें सौंप रहा हूँ। याद रखना, तुम सू चानक्विंग की सुरक्षा सुनिश्चित करना, गू सीरान ने दृढ़ता से कहा। बाकी सब वैकल्पिक है, लेकिन सू चानक्विंग को सुरक्षित लौटना ही होगा। ये निश्चित है। चू शुवान ने पुष्टि में सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए मास्टर, जूनियर ब्रदर मेरे पास यहाँ सुरक्षित रहेगा। गू सीरान ने स्वाभाविक रूप से चू शुवान की क्षमताओं पर भरोसा किया। किंग रियल्म के विशेषज्ञ के रूप में वह अपने समकक्षों में अजेय हैं और पूरे तियानवु महाद्वीप में टॉप टियर हैं। गू सीरान ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, अब देर हो रही है, तुम दोनों वापस जाओ और कुछ आराम करो। हाँ, चू शुवान ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। जैसे ही वह जाने ही वाला था, उसने देखा कि सू चानक्विंग वहीं बैठे थे। जूनियर ब्रदर, तुम नहीं जा रहे, सू चानक्विंग ने दुख भरी आवाज में कहा। सीनियर सिस्टर, आप पहले जाएं। मैं मास्टर के साथ थोड़ी और बातचीत करना चाहता हूँ। मुझे मास्टर से बिछड़ने में थोड़ी उदासी हो रही है। ये सुनकर चू शुवान तुरंत प्रभावित हुई। जूनियर भाई और उसके मास्टर के बीच का बंधन वास्तव में गहरा है। ठीक है जूनियर ब्रदर, तुम मास्टर का साथ दो, मैं अपनी बात कर लूंगी। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। इसके साथ चू शुवान समझदारी से चली गई। इस समय गू सीरान ने सू चानक्विंग को पूरी तरह से हैरान नज़र से देखा। होली क्रैप, नहीं, ये बदमाश क्या करने की कोशिश कर रहा है? तुम अवज्ञाकारी शिष्य, अब वापस जाओ। मुझे तुमसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गू सीरान ने ताना मारा, सिर उठाया और अपने मास्टर का भव्य रूप पूरी तरह से दिखाया। हालांकि सू चानक्विंग आसानी से नहीं मानने वाले थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, मास्टर, आप मुझे ऐसे ही भेज रहे हैं? क्या मुझे इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा? गू सीरान विरोध करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि सू चानक्विंग की बात सच थी। मैंने उसे भगा दिया और मुझे थोड़ी अपराधबोध भी हो रही है, लेकिन बेशक मैं इसे जाहिर नहीं कर सकती, नहीं तो ये शख्स मुझे मार मार कर परेशान कर देगा। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, सू चानक्विंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। मास्टर, दूसरों से झूठ बोलना एक बात है, लेकिन अपने प्यारे शिष्य से क्यों? गू सीरान, तुम्हारा शिष्य जा रहा है। जाने से पहले मैं अपने मास्टर को अंतिम बार श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और उनकी चोटों को ठीक करने में मदद करूंगा, सू चानक्विंग ने बेईमानी से कहा, क्योंकि वह जानता था कि गू सीरान की साधना 1 महीने में लगभग पूरी हो जाएगी। उस समय चाहे वह कुछ भी करना चाहे, वह गू सीरान को नहीं हरा पाएगा। तो इस क्षण का आनंद लेने के लिए मुझ पर दोष मत लगाओ। रश, गू सीरान, धोखेबाज शिष्य, वह शरारती बदमाश। गू सीरान क्रोधित थी, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। खैर, गुफा के अंदर एक जाल था जो ध्वनि को बाहर नहीं आने देता, अन्यथा अगर चू शुवान ने आवाज सुनी होती तो गू सीरान किसी के सामने शर्मिंदा हो जाती। अगली सुबह सू चानक्विंग को गू सीरान ने बाहर निकाल दिया। वह शख्स तो मानव नहीं है। हालांकि एक रात के बाद गू सीरान की चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थीं और उनकी शक्ति धर्म दृष्टि क्षेत्र के चरम पर वापस आ गई थी, इसलिए उन्होंने सीधे सू चानक्विंग को बाहर निकाल दिया। जूनियर ब्रदर, क्या हुआ? चू शुवान ने थोड़े अस्त व्यस्त सू चानक्विंग को देखकर जिज्ञासु होकर पूछा। क्या जूनियर ब्रदर ने पूरी रात मास्टर से बात नहीं की? तुम्हारा रूप थोड़े अस्त व्यस्त क्यों है? सू चानक्विंग ने हल्के से खांसी की, आवाज थोड़ी कमजोर थी। अच्छा सीनियर सिस्टर, मास्टर मुझे साधना सिखा रहे थे। देखो, मेरी साधना केवल एक रात में काफी बढ़ गई है। सिर्फ एक रात में सू चानक्विंग की शक्ति सागर पहियों क्षेत्र तक नहीं पहुंची, लेकिन वह इसके बहुत करीब थी। चू शुवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से क्षेत्र को स्कैन किया और पाया कि वास्तव में ऐसा ही था। समझ गया जूनियर ब्रदर, तुम्हारी प्रतिभा वाकई अद्भुत है। तुमने केवल एक रात में इतनी तेजी से साधना की। चू शुवान ये देखकर आश्चर्यचकित हुई कि सू चानक्विंग की साधना गति इतनी तेज थी। मास्टर की मदद के लिए धन्यवाद। गू सीरान, जो गुफा के अंदर थी, ने पूरी बातचीत सू चानक्विंग और चू शुवान के बीच सुनी। इस समय उन्होंने दांत पीसते हुए सू चानक्विंग को पीटने की इच्छा को दबाया। बेइंसान शख्स। भोजन समाप्त करने के बाद सू चानक्विंग और चू शुवान ने गू सीरान से विदाई ली और जाने की तैयारी की। चू शुवान की स्थिति और साधना स्तर के अनुसार उनके पास स्वाभाविक रूप से एक आत्मा नाव थी। विशाल आत्मा जहाज आकाश में ऊंचा उठा, सीधे फ्लाइंग क्लाउड सिटी की ओर गया। गू सीरान ने उस दिशा में देखा जहां दोनों गए थे और उनके चेहरे पर मुस्कान आई। धत तेरे, तुम अवज्ञाकारी शिष्य, कैसे तुम अपने मास्टर को ऐसा अपमान कर सकते हो? अगली बार जब तुम लौटोगे तब तुम्हें पछतावा होगा। ये कहते ही उनके चेहरे पर एक हल्का सा कोमलपन भी दिखा। बिल्कुल, यहाँ मैं आपके द्वारा दिए गए चैप्टर 17 का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। चैप्टर 17, फ्लाइंग क्लाउड सिटी।
तियानवु महाद्वीप में 3000 डोमेन हैं, जिनमें से 5 उच्चतम डोमेन सबसे समृद्ध हैं और जिनके क्षेत्र बहुत बड़े हैं। 5 प्रमुख शक्तियों में से एक ताइशुवान सेक्ट एक उच्च डोमेन पर नियंत्रण रखती है और इसके अधीन अनगिनत शहर हैं, जिनमें 300 से अधिक बड़े शहर और हजारों मध्यम और छोटे शहर शामिल हैं। चू शुवान एक सच्चे शिष्य के रूप में किंग रियल्म के विशेषज्ञ की तरह साधना करता है और एक बड़े शहर पर शासन करता है। जूनियर ब्रदर, फ्लाइंग क्लाउड सिटी बस आगे है। तुम पहले यहाँ नहीं आए हो, है ना? चू शुवान मुस्कुराते हुए बोली। दोनों स्पिरिट बोट पर बैठे और नीचे की ओर देखा। दूर नहीं, एक विशाल शहर जमीन से उठ रहा था। शहर कई फीट ऊंचा और बेहद बड़ा था। उसकी दीवारों पर अनगिनत साधक तैनात थे, ये शहर के रक्षक थे। तियानवु महाद्वीप पर एक दैत्य के रूप में ताइशुवान सेक्ट एक उच्च डोमेन पर नियंत्रण रखती है। अपनी शक्ति के अलावा ये डोमेन के भीतर के शहरों और कस्बों में काफ़ी ताकत जुटा सकती है। एक बड़ी सेना को आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। सू चांगकिंग ने सिर हिलाया। फ्लाइंग क्लाउड सिटी उनके पिछले जीवन में ब्लू स्टार के पुराने शहरों से कहीं बड़ी थी। वे बिल्कुल ही अलग श्रेणी के थे। मैं यहाँ कभी नहीं आया, चू शुवान हल्की मुस्कान के साथ बोली। ये तो बढ़िया है। अब जब हम फेउन सिटी में हैं, मैं तुम्हें पूरे शहर का दौरा कराऊंगी। शहर में किसी चीज़ की चिंता मत करना। यह मेरा क्षेत्र है, इसलिए तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं सबका ध्यान रखूंगी। चू शुवान ने तुरंत ये गारंटी दी। वह कई सालों से फेउन सिटी की प्रभारी रही है और शहर के बड़े और छोटे सभी परिवार और ताकतें उससे डरते हैं और कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार जो कोई भी विरोध करने की हिम्मत करता है, चू शुवान एक थप्पड़ में उसे नष्ट कर सकती है। सू चांगकिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। जो कुछ भी करना है कर सकते हो। वास्तव में? हा, मेरे प्यारी सीनियर सिस्टर के बारे में क्या? बेशक, उसने ये सोच भी नहीं किया, डर के कारण कि कहीं उसे थप्पड़ मारकर मर न दिया जाए। जल्द ही स्पिरिट बोट फ्लाइंग क्लाउड सिटी के ऊपर उड़ान भर रही थी। अनगिनत मार्शल कलाकार ऊपर की ओर देख रहे थे, उनकी आंखों में गहरी ईर्ष्या थी। सभी जानते हैं कि यह शहर के लॉर्ड की स्पिरिट बोट है। हम पहुंच गए। दोनों शहर के लॉर्ड के महल में पहुंचे और बोट से उतर गए। लॉर्ड सिटी लॉर्ड को नमस्ते। जैसे ही वे उतरे, अनगिनत मार्शल कलाकार चू शुवान और सू चांगकिंग के सामने झुक गए। लीड में खड़ी महिला ने लाल मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहना हुआ था। बिंगमैंग, इतनी आदरपूर्वक मत करो, कृपया उठो। चू शुवान ने हाथ हिलाकर शांति से कहा। लीड वाली महिला का नाम जो बिंगमैंग था, चू शुवान की व्यक्तिगत सेना की कप्तान। वह एक हेवेनली गैंग रियल्म साधक थी और चू शुवान ने खुद उसे प्रशिक्षित किया था, इसलिए वह काफ़ी शक्तिशाली थी। हाँ, जो बिंगमैंग खड़ी हो गई और फिर उसकी नज़रें पीछे खड़े सू चांगकिंग पर पड़ीं। सामने वाला पुरुष काफ़ी हैंडसम था, साथ ही उसका व्यक्तित्व भी बेहद आकर्षक था। चू शुवान के पीछे खड़ी उसने एक शांत और गरिमा में मिजाज दिखाया, जैसे कोई निष्कासित इमोर्टल। जो बिंगमैंग को याद आया कि यह पहली बार है जब सिटी लॉर्ड ने किसी पुरुष को सिटी लॉर्ड के महल में लाया। यह मेरा जूनियर ब्रदर सू चांगकिंग है। अब से तुम्हें उसे वही सम्मान देना होगा जो तुम मुझे देते हो, चू शुवान ने ठंडे स्वर में कहा। बाहर वालों के सामने वह उच्च और अलग दिखती है। केवल सू चांगकिंग, गोशीरन और उनकी सीनियर सिस्टर के सामने कभी कभी वह एक छोटी लड़की जैसी बन जाती है। हाँ, ये सुनकर सभी के चेहरे पर गहरा झटका आया और वे जल्दी से सहमत हो गए। सामने वाला हैंडसम पुरुष वास्तव में चू शुवान का जूनियर ब्रदर है। न केवल वह ताइशुवान सेक्ट का शिष्य है, बल्कि वह एक सच्चा शिष्य भी है। इस स्थिति और पद का महत्व सामान्य नहीं है। सू चांगकिंग से परिचय कराने के बाद चू शुवान उसकी ओर देखने लगी, चेहरे पर कोमल मुस्कान के साथ। जूनियर ब्रदर, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें सिटी लॉर्ड के महल का दौरा कराऊंगी और फिर तुम्हारे रहने की व्यवस्था करूंगी। ठीक है, सू चांगकिंग मुस्कुराते हुए उनके पीछे चल पड़ा। जो बिंगमैंग और बाकी लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। क्या ये वही निर्दयी और ठंडी सिटी लॉर्ड है? चू शुवान इस साल पहले से अधिक मुस्कुराए। सू चांगकिंग के कारण लोगों का उनका आदर और भी बढ़ गया। चू शुवान का सिटी लॉर्ड का महल बहुत बड़ा था, लेकिन थोड़ी खाली जगह थी क्योंकि वह अकेली रहती थी। लेकिन अब जब सू चांगकिंग आया है तो महल थोड़ा जीवंत हो जाएगा। चू शुवान ने उसके लिए अपना कमरा उसके पास ही रखा। पहला कारण ये था कि सू चांगकिंग किसी भी खतरे का सामना न करे और मैं उसे किसी भी समय सुरक्षित रख सकूं। दूसरा कारण ये था कि चू शुवान का इस जूनियर ब्रदर पर अच्छा प्रभाव था। आखिरकार जूनियर ब्रदर और मास्टर के बीच का लगाव सभी के सामने स्पष्ट था, इसलिए पास में रहने से दोनों के बीच भावनाओं का आदान प्रदान आसान हो जाएगा। सू चांगकिंग इस व्यवस्था से बहुत संतुष्ट था। रिपोर्टिंग टू सिटी लॉर्ड, आज फेउन सिटी में प्रोडिजी का तृतीय ग्रैंड कॉम्पिटिशन है। 3 प्रमुख परिवारों ने आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। ये निमंत्रण है। चू शुवान ने सू चांगकिंग के लिए आवास तय करने के बाद जो बिंगमैंग ने सम्मानपूर्वक निमंत्रण दिया। चू शुवान ने मुस्कान के साथ निमंत्रण स्वीकार किया।
ये प्रोडिजी कंपटीशन हर 3 साल में फ्लाइंग क्लाउड सिटी में आयोजित किया जाता है। 3 प्रमुख परिवारों के अलावा अन्य परिवार, ताकतें और कई स्वतंत्र साधक भी इसमें हिस्सा लेते हैं। यदि आप शीर्ष 10 में आते हैं तो न केवल आप फेउन सिटी में प्रसिद्ध होंगे, बल्कि आपको अच्छा इनाम भी मिलेगा। ये कई मार्शल कलाकारों को आकर्षित करता है। कौन सा युवा मार्शल कलाकार प्रसिद्धि और दौलत में रुचि नहीं रखता? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस प्रतिभा के भव्य आयोजन को बेहद भव्य कहा जा सकता है। चू शुवान ने पहले कभी हिस्सा नहीं लिया। अपनी साधना के स्तर के कारण वह फ्लाइंग क्लाउड सिटी के तथाकथित प्रतिभाओं को छोटी मछली मानती थी। लेकिन अब जब सू चांगकिंग आया है, वह उसे घुमाने का मन बना रही थी। जूनियर ब्रदर, क्या तुम रुचि रखते हो? यदि हाँ, तो तुम्हारी सीनियर सिस्टर तुम्हें घुमाएगी, चू शुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। जो बिंगमैन ने सतह पर शांत रहकर भी भीतर से स्तब्ध थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सू चांगकिंग चू शुवान के दिल में इतनी महत्वपूर्ण जगह रखता है। यहाँ तक कि ऐसी चीज़ों में भी उसकी राय शामिल होती है। सू चांगकिंग का चेहरा भी रुचि से चमक उठा। ठीक है, मैं भी मज़ा लेने चला जाऊंगा। ठीक है, चलो साथ में देखते हैं। चू शुवान मुस्कुराए और फिर उसे शहर के ग्रैंड कॉम्पिटिशन की ओर ले गई। पैट्रियार्क झाओ, मैंने सुना है कि आपके झाओ परिवार ने इस साल एक असाधारण प्रतिभा पैदा की है। हाँ, यह आश्चर्यजनक है कि वह इतनी कम उम्र में सी ऑफ वीव्स रियल्म तक पहुंच गया। नहीं, उद्धरण चिन्ह। इस समय प्रतियोगिता स्थल पर कई प्रमुख परिवारों के प्रमुख मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वे सभी चुपचाप अपने दिमाग में योजनाएं बना रहे थे। आखिरकार ये ग्रैंड कॉम्पिटिशन हर परिवार के लिए प्रतिष्ठा का मामला भी था। स्टेज के नीचे फेउन सिटी के युवा मार्शल कलाकार अपनी क्षमताओं को आजमाने के लिए उत्सुक थे। उनके चेहरे पर पूरी उत्तेजना थी। उनके लिए आज अपना नाम बनाने का सुनहरा मौका था। यंग मास्टर झाओ, मैंने अपना शोध किया है। इस प्रोडिजी कंपटीशन में बाई परिवार के बाई रुचु और वो परिवार के वू सानलेई के अलावा, जो दोनों ट्रांसेंडेंट रियल्म के शीर्ष पर हैं, 7 अन्य लेट स्टेज ट्रांसेंडेंट रियल्म साधक भी हैं। ये सुनकर झाओ काई संतोषपूर्वक मुस्कुराया। कुछ समय पहले उसने एक गोली ली और सफलतापूर्वक सी ऑफ वीव्स रियल्म तक पहुंच गया, जिससे उसकी ताकत काफ़ी बढ़ गई। ऐसा लगता है कि यह ग्रैंड कॉम्पिटिशन मेरे लिए अपना नाम बनाने का मौका है। रुचु मेरी प्रदर्शन से निश्चित रूप से हैरान होगी। टस्क, अगर सिटी लॉर्ड समारोह को देख ले तो और भी अच्छा होगा। अगर मैं उनका फेवर जीत लूं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। बिल्कुल, यहाँ आपके द्वारा दिए गए चैप्टर 18 का हिंदी अनुवाद है। अध्याय 18, सिटी लॉर्ड का आगमन। झाओ काई का चेहरा मुस्कानों से भर गया था। ठीक उसी समय थोड़ी दूर से अचानक एक आवाज़ आई, सिटी लॉर्ड आ गए हैं। एक पल में पूरे स्थल पर चुप्पी छा गई। अनगिनत लोग खाली आंखों से सिटी लॉर्ड के हवेली की ओर देखने लगे। एक महिला सफ़ेद शानदार पोशाक में सजी हवा में चलते हुए आए। उसके पीछे एक युवा पुरुष था। अनगिनत लोग हैरानी से चौंक पड़े। सिटी लॉर्ड, वास्तव में सिटी लॉर्ड ही हैं। इस समय अनगिनत लोग उत्साहित हो उठे। हे भगवान, सच में सिटी लॉर्ड खुद आए हैं। हे भगवान, सिटी लॉर्ड ने पहले कभी हेवेनली प्राइड गैदरिंग में हिस्सा नहीं लिया, इस बार क्यों आए हैं? होली शिट, सिटी लॉर्ड बिल्कुल परी था कि परी जैसी शानदार दिख रही हैं। सही है, भले ही बाई रुचु, बाई परिवार की तीसरी युवती, बेहद सुंदर है और फीयू सिटी की सबसे खूबसूरत है, फिर भी वह सिटी लॉर्ड के सामने फीकी पड़ती है। उद्धरण चिन्ह। अनगिनत लोग चर्चा कर रहे थे और हर कोई चू शुवान की ओर चौड़ी आंखों से देख रहा था। झाओ काई का पहले से मुस्कुराता चेहरा और भी उत्साहित हो गया। होली शिट, सिटी लॉर्ड सच में आए हैं। वे शायद मेरी लड़ाई देखने आए हैं, मैं उड़ने वाला हूँ। उस समय उनसे ज़्यादा उत्साहित कोई नहीं था। पिछले सालों में सिटी लॉर्ड ने कभी ग्रैंड प्रिक्स ऑफ टैलेंट्स में भाग नहीं लिया था। इस साल वह खुद आए हैं। झाओ काई अकेले फीयू सिटी के ऐसे मार्शल कलाकार हैं जिन्होंने सी ऑफ वीव्स क्षेत्र तक पहुंच बनाई है। संदेह नहीं कि चू शुवान ने झाओ काई की अद्भुत प्रतिभा के बारे में सुना होगा, इसलिए वह उसकी प्रतियोगिता देखने आई। हाँ, यही सही है, यही होना चाहिए। इस समय झाओ काई का मज़ा ही कुछ और था। केवल झाओ काई नहीं, बल्कि फीयू सिटी के अनगिनत युवा मार्शल कलाकार भी चू शुवान पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए उत्सुक थे। शायद इससे उन्हें कृपा मिले और वे एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंच जाएं। अगर मैं चू शुवान के साथ हमेशा खुश रह पाऊं, वाह, ये तो और भी बेहतर होगा। बेशक ये केवल किशोरों की कल्पना थी। बाई रुचु ने चू शुवान की ओर तीव्र नजरें डालते हुए थोड़ी ईर्ष्या दिखाए। यह है ताई शुवान संकाय की किंवदंती चू शुवान, जो पूरी फीयू सिटी में सम्मानित हैं। उसने मुठ्ठियां बांधी और उसकी आंखों में लालसा झलक रही थी। 3 बड़े परिवारों के प्रमुख इस समय और भी उत्साहित थे। किसने सोचा था कि सिटी लॉर्ड खुद आएंगे? झाओ, बाई और वो परिवारों के प्रमुख तुरंत उनका स्वागत करने गए। सिटी लॉर्ड को नमस्कार।
उसके पीछे वाले मार्शल कलाकारों के समूह ने भी सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। सिटी लॉर्ड को नमस्कार, कृपया औपचारिकता मत बरतिए, सभी कृपया उठ जाए, चू शुवान ने शांतिपूर्वक कहा। हाँ, सभी सावधानीपूर्वक उठ गए। झाओ परिवार के प्रमुख ने उत्साहित होकर कहा, सिटी लॉर्ड के व्यक्तिगत आगमन की मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। ये फीयू सिटी के लिए वास्तव में बहुत बड़ी खुशी है। सही कहा, ये वास्तव में बेहद आनंददायक समाचार है। उद्धरण चिन्ह। 3 बड़े परिवारों के प्रमुख तुरंत उनकी प्रशंसा में लग गए। सभी ने सर्वोच्च सम्मान दिखाया। मजाक, वे सामने वाले व्यक्ति को हरा नहीं सकते थे और उनकी पृष्ठभूमि भी कमजोर थी। ताइशुवान संकाय का समर्थन, वह एक सच्चे शिष्य हैं जिनकी ताकत और नींव बेहद मजबूत है। चू शुवान ने हल्की मुस्कान दी और कहा, कृपया औपचारिकता न बरतें सभी। यह मेरे जूनियर भाई सू चांगकिंग हैं। मैं उनके साथ यहाँ घूमने आई हूँ। जूनियर भाई। चू शुवान के शब्द एक स्विच की तरह काम कर गए और सभी उपस्थित लोगों की नज़रें चू शुवान के पीछे खड़े व्यक्ति पर गईं। फेयर स्किन, सुंदर चेहरा और एक अलौकिक आभा। सिटी लॉर्ड का जूनियर भाई। इसका मतलब यह व्यक्ति भी एक सच्चा शिष्य है। इस स्थिति ने 3 बड़े परिवारों के प्रमुखों को झुकने और कहने के लिए प्रेरित किया, जूनियर मास्टर सू, आपकी उपस्थिति हमारे फीयू सिटी के विनम्र निवास पर सम्मान की बात है। उद्धरण चिन्ह। सभी की प्रशंसा के बावजूद सू चांगकिंग हल्की मुस्कान के साथ बैठे और इसे दिल पर नहीं लिया। कुछ ही समय में सभी ने अपनी सीटें ले लीं। चू शुवान और सू चांगकिंग मुख्य सीटों पर बैठे जबकि सभी अन्य पीछे बैठे। नीचे बैठे अनगिनत मार्शल कलाकार सू चांगकिंग और चू शुवान की ओर शक भरी नज़रों से देख रहे थे। हालांकि सू चांगकिंग और चू शुवान के संबंध की सही प्रकृति अज्ञात थी, उनका व्यवहार एक करीबी और असामान्य संबंध का संकेत दे रहा था। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। इस बार फीयू सिटी की प्रोडिजी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी मार्शल कलाकार 25 वर्ष से कम उम्र के थे और उनकी शक्ति कमजोर नहीं थी। कुल संख्या 312 थी। उनमें से अधिकांश बड़े परिवारों से आए थे, क्योंकि साधना में बहुत संसाधनों की जरूरत होती है। साधारण मार्शल कलाकारों के लिए अपनी साधना में सफलता हासिल करना कठिन होता है, इसलिए स्वतंत्र मार्शल कलाकारों के लिए उन्नति पाना बेहद कठिन है। पूरे तियानवु महाद्वीप में बहुत कम शरारती मार्शल कलाकार उच्च स्तर की साधना तक पहुंच पाए हैं। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, मैदान पर लड़ाई शुरू हुई। हालांकि इस स्तर की लड़ाई चू शुवान के लिए कुछ ज़्यादा रोचक नहीं थी। थोड़ी देर देखने के बाद उसने उबासी ली और फिर अपने जूनियर भाई सू चांगकिंग की ओर देखकर मुस्कुराए। जूनियर भाई, नीचे की लड़ाई कैसी लगी? क्या तुम्हें इसमें हिस्सा लेने और जीतने में दिलचस्पी है? चू शुवान की मुस्कान देखकर सू चांगकिंग थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। फीयू सिटी की प्रोडिजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। बीप, पहचान हुई। फीयू सिटी की प्रोडिजी प्रतियोगिता। विकल्प 1, भाग लेने से इनकार करें, कोई दिलचस्पी नहीं। पुरस्कार, एक मध्य स्तरीय आध्यात्मिक हथियार। विकल्प 2, प्रतियोगिता में भाग लें और पहला स्थान जीतें। पुरस्कार, उच्च स्तरीय शैन स्तरीय मार्शल कला फिंगर टेलिस्मन। सिस्टम की आवाज़ सू चांगकिंग के कानों में गूंजी। उन्होंने थोड़ी देर ठहराव किया और फिर निर्णय लिया, मैं विकल्प 2 चुनता हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए चू शुवान से कहा, ठीक है, लेकिन वे बहुत कमज़ोर हैं। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक शीर्ष 10 का निर्धारण नहीं हो जाता। सू चांगकिंग का जवाब सुनकर चू शुवान तुरंत उत्साहित हो गई। वाह जूनियर भाई, तुम्हें खुद करना चाहिए, ये दिलचस्प है। चू शुवान अब भी सू चांगकिंग की लड़ाई की शक्ति के बारे में बहुत उत्सुक थी। आखिरकार वह अभी तक उनकी वास्तविक शक्ति का अनुभव नहीं कर पाई थी। ये फीयू सिटी के मार्शल कलाकार सू चांगकिंग के लिए एक परीक्षा का काम करेंगे। कुछ ही समय बाद, कई दौर की प्रतियोगिता के बाद फीयू सिटी के शीर्ष 10 प्रतिभाओं का निर्धारण हुआ। सभी को आश्चर्यचकित कर दिया जब झाओ काई वास्तव में सी ऑफ व्हील्स क्षेत्र तक पहुंच गए। उनकी शक्ति दूसरों से कहीं अधिक थी। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि बाई परिवार की बाई रुचु ने भी व्हीलसी क्षेत्र के शुरुआती चरण तक पहुंच बनाई। फीयू सिटी की प्रतिभाओं की बड़ी प्रतियोगिता में यह बेहद दुर्लभ था कि 2 युवा मार्शल कलाकार सी ऑफ व्हील्स क्षेत्र तक पहुंच जाएं। ये कैसे संभव है? रुचु ने भी व्हीलसी क्षेत्र तक पहुंच बनाई। झाओ काई की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उसने अपने पिता से खरीदी गई 5वीं ग्रेड की गोली ली थी और केवल बड़ी मेहनत के साथ वह प्रारंभिक सी ऑफ व्हील्स क्षेत्र में पहुंच पाए थे। उन्होंने सोचा था कि वह सबसे अच्छे हैं, लेकिन अचानक बाई रुचु भी प्रारंभिक व्हीलसी क्षेत्र तक पहुंच गई थी और उनकी शक्ति शायद उससे भी अधिक थी। बाई परिवार के प्रमुख, आपके परिवार के पास बहुत गहरा रहस्य है, झाओ परिवार के प्रमुख ने शांतिपूर्वक कहा। मैंने सोचा था कि झाओ काई सबको हरा देगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि बाई रुचु इतनी तेजी से उभर आएगी। बाई परिवार ने अपनी शक्ति को बहुत अच्छी तरह से छुपाया है। बाई परिवार के प्रमुख जोर से हंसे। ओह नहीं, मैं भी अभी अभी पता चला। बाई परिवार के प्रमुख बहुत अच्छे मूड में थे।
इस दिन अगर बाई रुचु चैंपियन बन गई तो बाई परिवार को सिटी लॉर्ड के सामने सम्मान मिलेगा। परिणाम अभी भी अनिश्चित है, उन्हें जारी रहने दो, मैं देखना चाहता हूं कि चैंपियन कौन बनेगा, झाओ परिवार के प्रमुख ने कहा। ठीक है, बाई परिवार के प्रमुख ने तुरंत सहमति जताई। तुलना करते हैं। जैसे ही सभी लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार थे, चू शुआन की आवाज़ अचानक गूंजी। कृपया एक पल रुको सभी, मैं किसी और को प्रतियोगिता में भाग लेने की व्यवस्था करूंगी। क्या ये ठीक है? बिल्कुल। यहाँ आपके द्वारा दी गई चैप्टर 19 अनपैरेलल्ड कॉम्बैट पावर का हिंदी अनुवाद है। जैसे ही चूशैन ने बात पूरी की, वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसका मतलब क्या है? मेरा जूनियर भाई ट्रांसेंडेंट रेल्म में है और वह भी ऊपर जाकर मुकाबला करना चाहता है। आप क्या कहते हैं? ये सुनकर सभी की निगाहें सू चैंकिंग की ओर मुड़ गईं। पीक ट्रांसेंडेंट रेल्म की कल्टिवेशन। 25 साल से कम उम्र वाले लोग स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता की शर्तें पूरी करते हैं। इसके अलावा चू शैन ने खुद अनुरोध किया था, इसलिए कोई भी मना करने की हिम्मत नहीं करता। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। सभी की निगाहें अब सू चैंकिंग पर थीं। वह धीरे धीरे उठे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और फिर धीरे धीरे अखाड़े की ओर बढ़े। चू शैन के चेहरे पर गहरी रुचि थी। शायद वह दूसरों के मुकाबलों में ज़्यादा रुचि नहीं लेती थी, लेकिन अपने जूनियर भाई की क्षमताओं में वह बहुत दिलचस्पी ले रही थी। स्टेज के बाहर चाओ कई ने होठों को घुमाया, उसके चेहरे पर तिरस्कार झलक रहा था। कैसे सिर्फ एक पीक ट्रांसेंडेंट रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट उसका मुकाबला कर सकता है? भले ही वह टाई शैन सेक्ट का शिष्य हो तो क्या? सी ऑफ व्हील्स रेल्म और मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के बीच का अंतर छोटा नहीं है। यह एक अजेय खाई है जिसे केवल ब्रेक थ्रू के बाद महसूस किया जा सकता है। चाओ कई का केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी है, बाई रुओचू। लेकिन ये लड़का शहर के लॉर्ड का जूनियर भाई है। अगर हम उसे इतने लोगों के सामने हरा दें तो शायद हम शहर के लॉर्ड की कृपा जीत सकते हैं। ये सोचते ही चाओ कई के चेहरे पर तिरस्कार की जगह खुशी छा गई। बाई रुओचू ने सू चैंकिंग की ओर शांत चेहरा बनाए देखा, जैसे उसे प्रतिद्वंदी ही नहीं मानती। आखिरकार उनकी कल्टिवेशन की स्तर में काफ़ी अंतर था। उसने सिर उठाया, गर्व झलक रहा था। टाई शैन सेक्ट की सच्ची शिक्षाएं भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकती। सू चैंकिंग अखाड़े में खड़ा था, मुस्कान के साथ, उसकी निगाह शांत। सच कहूं तो उसे प्रोडिजी के टाइटल के लिए किसी से मुकाबला करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत कमज़ोर लोग हैं। ली यनशेंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर सिस्टम का इनाम न होता तो वह स्टेज पर भी नहीं आता। मुझे दबाव डालने का दोष मत देना। आप सभी 10 लोग मिलकर हमला कर सकते हैं। हिस। उसके शांत शब्दों ने तुरंत दर्शकों में हैरानी फैला दी। क्या अभिमानी अंदाज है। दरअसल वहां मौजूद सभी लोग फ्लाइंग क्लाउड सिटी के टॉप टियर मार्शल आर्टिस्ट थे। सबसे कमजोर भी ट्रांसेंडेंट रेल्म के लेट स्टेज में थे और यहां तक कि 2 मार्शल आर्टिस्ट सी ऑफ व्हील्स रेल्म में थे। ये लड़का बहुत ही घमंडी लग रहा था। लड़के, यह मत सोचो कि मैं तुमसे डर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि तुम टाई शैन सेक्ट के शिष्य हो। आज मैं तुम्हें व्हीलसी रेल्म और मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के बीच का फर्क दिखाऊंगा। चाओ कई ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा और फिर तेजी से अपनी जगह से गायब हो गया। हालांकि उसने पिल्स की मदद से बलपूर्वक व्हीलसी रेल्म के अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू किया था, फिर भी वह असली व्हीलसी रेल्म मार्शल आर्टिस्ट था और उसकी ताकत काफ़ी अच्छी थी। सू चैंकिंग ने बस उसे बेरुखी से देखा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने अपनी लॉन्ग शॉट तक नहीं निकाली। फिर उसने केवल एक पंच मारा। भयानक शक्ति, जिसमें एक भयानक ऑरा थी, उसे उड़ा दिया। बूम! एक पल में चाओ कई की आंखें चौड़ी हो गईं। वह पीछे की ओर उड़ा और स्टेज से टकराकर गिर पड़ा। मुंह से खून निकल रहा था और लगभग बेहोश हो गया। बहुत धीमा और कमजोर, सू चैंकिंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, उसके शब्दों में तिरस्कार झलक रहा था। यह अचानक का दृश्य वहां मौजूद सभी को हक्का बक्का कर दिया। 3 प्रमुख परिवारों के पेट्रियार्क्स की आंखों में अविश्वास था। हे भगवान! एक पंच से अर्ली स्टेज सी ऑफ व्हील्स रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट को गंभीर चोट पहुंचना, ये ताकत बस बहुत ही अविश्वसनीय है। चू शैन का चेहरा बड़ी रुचि दिखा रहा था। दूसरों को शायद ये दिखाई न दे, लेकिन उसने साफ देखा, उसके जूनियर भाई ने अभी तक अपनी पूरी ट्रू एनर्जी का उपयोग भी नहीं किया था। ये सिर्फ शुद्ध शक्ति थी। शुद्ध शक्ति के साथ एक ही पंच ने सी ऑफ व्हील्स रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट को गंभीर चोट पहुंचा दी। ये शक्ति वाकई डरावनी थी। चू शैन ने जीभ टटोलते हुए कहा, जैसे समझ में आया कि सू चैंकिंग ने कैसे हेवनली आइस पाइथन को मार डाला, भले ही उसने एक बड़ा रेल्म पार किया था। बाई रुओचू और बाकी 9 लोग स्टेज पर खड़े थे और वे सभी टेंस हो गए। सू चैंकिंग ने जो शक्ति दिखाई वह उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। समूह अब दुविधा में था। क्या तुम डर के मारे हमला नहीं करोगे? सू चैंकिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो ताने जैसा प्रतीत हो रहा था। ये सुनकर बाई रुओचू ने हल्का होंठ काटा और फिर बोली, मिलकर हमला करो। तभी सभी ने महसूस किया कि क्या हो रहा है। हाँ, हम सभी मिलकर जाएंगे।
मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हम इतने लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। सही है। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सभी ने समझा, उन्होंने मिलकर हमला करने की तैयारी की। 9 आकृतियां बिजली की गति से सू चैंकिंग की ओर बढ़ीं। बाइरुओचू सबसे तेज और सबसे भयंकर तलवारबाजी वाली थी, शायद एक ही वार में सू चैंकिंग को हराने की कोशिश कर रही थी। ये तो बस एक छोटा सा चाल है। जल्दी से लड़ाई खत्म कर दें। पहली में से 9 सॉर्ड्स ऑफ हेवन स्लिंग। तुरंत जैसे ही सू चैंकिंग ने अपनी लॉन्ग सॉर्ड निकाली, एक ठंडी चमक फैली और पूरे स्थान का तापमान काफी गिर गया। तलवार बिजली की गति से चमकी। न केवल बाइरुओचू और बाकी, बल्कि 3 प्रमुख परिवारों के पेट्रियार्क्स भी सू चैंकिंग की तलवार की छाया पूरी तरह नहीं पकड़ पाए। तेज, लगभग अपनी सीमा पर। यह असंभव है, इतनी तेज तलवारबाजी। छू शैन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी निगाह अविश्वास से भरी थी। नहीं, जूनियर भाई की तलवारबाजी अत्यंत उत्कृष्ट है, निश्चित रूप से शैन लेवल सॉर्ड्समैनशिप है और उसने इसे पूर्ण स्तर तक विकसित कर लिया है। छू शैन ने हैरानी से कहा। सू चैंकिंग केवल कुछ महीनों का था। उसने पहले ही शैन लेवल की मार्शल टेक्निक को पूर्णता तक महारत हासिल कर ली थी। यह क्या प्रतिभा है, भयानक। छू शैन को यह नहीं पता था कि यह कुछ महीनों की कल्टिवेशन का परिणाम नहीं है, बल्कि एक ही दिन की कल्टिवेशन का परिणाम है। अगर उसे पता चलता तो शायद वह चौंक जाती। बूम! भयानक स्वॉर्ड एनर्जी पूरे क्षेत्र में फैल गई। अखाड़े पर बाइरुओचू और बाकी ने स्वॉर्ड ऑरा को देखा और फिर सभी को उड़ा दिया गया। पफ पफ। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। एक पल में सभी 9 लोग सू चैंकिंग के तलवार वार से स्टेज से गिर गए, खून थूकते और उनकी ऑरस बेहद कमजोर हो गई। हम हार गए। पूर्ण पराजय। मैंने सोचा था कि 9 लोग मिलकर जरूर जीतेंगे, या कम से कम कड़ी लड़ाई होगी। अचानक प्रतिद्वंदी ने सिर्फ एक तलवार के वार से सभी को हरा दिया। फर्क बहुत बड़ा है। बाइरुओचू का गर्वित चेहरा तुरंत झुका, शर्म का अनुभव हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि सू चैंकिंग और उसके बीच इतना बड़ा अंतर होगा। प्रतिद्वंदी केवल पीक ट्रांसेंडेंट रेल्म में था। क्या यह असली प्रतिभा है? मैं हमेशा एक कुएं में बैठे मेढक था, बाइरुओचू ने धीरे से कहा, उसकी आंखों में आत्मोपहास झलक रहा था। दूसरों की सोच को अनदेखा करते हुए सू चैंकिंग ने अपनी लॉन्गसॉर्ड मारा और सिस्टम की आवाज उसके कानों में आई। डिंग! बधाई हो, होस्ट, आपने शैन लेवल सुपीरियर मार्शल आर्ट फिंगर टैलिस्मैन प्राप्त किया। बिल्कुल, यहाँ मैं आपके लिए द सिस्टम गेव मी डुअल कल्टिवेशन, शॉकिंग माई एम्प्रेस वाइफ के चैप्टर 20 सीनियर सिस्टर्स शॉक का हिंदी अनुवाद पेश कर रहा हूँ। अध्याय 20 सीनियर सिस्टर का शौक। एक उच्च स्तरीय जुबान स्तरीय शैन लेवल मार्शल आर्ट, फूल उठाने वाली उंगली, फ्लावर पिकिंग फिंगर। क्षण भर में इस मार्शल आर्ट की सारी जानकारी सू चैंकिंग के दिमाग में भर गई। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक उच्च स्तरीय जुबान स्तरीय मार्शल आर्ट है, वाकई अद्भुत है। सू चैंकिंग की आंखों में हल्की सी खुशी झलक गई। उसने बस इसे अपने मन में कुछ बार देखा और उसने इस मार्शल आर्ट की मूल बातें ही तुरंत सीख लीं। अधिकतम स्तर की समझ, मैक्स लेवल कॉम्प्रहेंशन, कोई मामूली बात नहीं है। उसने नीचे खड़े भीड़ की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और शांतिपूर्वक नीचे चला गया, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। जूनियर ब्रदर, आपकी शक्ति ने सच में आपकी सीनियर सिस्टर को चौंका दिया, चू शुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह जानती थी कि सू चैंकिंग ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस छोटी सी झलक से ही उसने महसूस कर लिया कि सू चैंकिंग की शारीरिक शक्ति ही डरावनी है, इसलिए उसकी असली युद्ध क्षमता शायद अनकही थी। सू चैंकिंग ने हल्की मुस्कान दी। सीनियर सिस्टर, आप बहुत कृपालु हैं। ये बस मामूली कौशल हैं। मामूली कौशल? चू शुवान ने धीरे से मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था कि उसका जूनियर भाई वास्तव में असाधारण है। 3 प्रमुख परिवारों के प्रमुख भी उसकी तारीफ करने लगे। यंग मास्टर सू वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है, असाधारण युद्ध कौशल के साथ। सही है, सही है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह ताई जुबान सेक्ट का शीर्ष शिष्य है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। सू चैंकिंग ने भीड़ की तारीफों की ओर ध्यान नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान दी और हाथ हिलाया। उसकी नज़र में फेयून सिटी बस एक छोटा सा शहर था। यहाँ राजा बनना भी उसके लिए कुछ खास मायने नहीं रखता। सीनियर सिस्टर, अब देर हो रही है, हमें लौटना चाहिए। ठीक है, चू शुवान ने सिर हिलाया और सू चैंकिंग के साथ लौटने की तैयारी की। 3 प्रमुख परिवारों के प्रमुख उन्हें भोज पर बुलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सू चैंकिंग अभी फूल उठाने वाली उंगली की कला को पूरी तरह सीखने में व्यस्त था, इसलिए उसके पास डिनर पार्टी के लिए समय नहीं था। दोनों के गायब होते ही सभी की नज़रें उन पर टिक गईं। ये सच्चा मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है, ये सोच सभी के दिमाग में थी। फ्लाइंग क्लाउड सिटी का ग्रैंड प्रिक्स ग्रॉन्ड प्री खत्म हो चुका था और परिणाम पूरे शहर में तेजी से फैल गए। लोग सोच रहे थे कि विजेता निश्चित रूप से 3 प्रमुख परिवारों में से किसी का युवा सदस्य होगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह चू शुवान का जूनियर भाई होगा। रात का समय, सिटी लॉर्ड का ट्रेनिंग ग्राउंड।
सू चांगकिंग ने दिन के प्रतियोगिता को दिल पर नहीं लिया, बल्कि जुबान स्तरीय उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट फूल उठाने वाली उंगली का अध्ययन किया। एक जुबान स्तरीय श्रेष्ठ मार्शल आर्ट पहले से ही उच्च गुणवत्ता और शक्तिशाली होता है। फूल उठाने वाली उंगली तकनीक। एक ही उंगली के प्रहार से भयंकर ऊर्जा इतनी तेजी से बाहर निकली कि ऐसा लग रहा था जैसे ये स्थान को ही चीर सके। धमाका, आकाश और पृथ्वी तुरंत कांप उठे। धड़ाम, सू चांगकिंग के सामने ट्रेनिंग ग्राउंड का मैदान एक गहरे क्रेटर में बदल गया। ध्यान देने योग्य बात, इस मार्शल आर्ट्स एरेना की फर्श की टाइल्स मेटियोराइट ईंटों से बनी थीं, जो उच्च स्तरीय पत्थर हैं और अद्भुत रक्षा क्षमता रखते हैं। यह अविश्वसनीय है कि सू चांगकिंग एक ही उंगली के प्रहार से इसे तोड़ सका। सच में भयावह। सारी रात अभ्यास करने के बाद मैंने आखिरकार पूर्णता प्राप्त कर ली। सू चांगकिंग ने हल्की मुस्कान दी। फूल उठाने वाली उंगली तकनीक की पूरी रात अभ्यास करने के बाद वह पूरी तरह से पारंगत हो गया और उसकी युद्ध शक्ति भी काफ़ी बढ़ गई। इस उंगली तकनीक में आश्चर्य पर जोर है। अगर इसे दुश्मन को अनहोनी स्थिति में पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सू चांगकिंग ने चुपचाप अपनी योजना बनाई। इसी दौरान चू शुवान सिटी लॉर्ड के महल में सू चांगकिंग के प्रहार की ताकत का अनुभव कर रही थी और उसके चेहरे पर अनगिनत जल्लाहटें थीं। 3 घंटे में इतनी प्रगति कैसे हो सकती है? चू शुवान का चेहरा हतप्रभ था। सू चांगकिंग की उंगली तकनीक की प्रगति हमेशा उसकी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस के भीतर रहती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी समझ इतनी तेज होगी। यह उंगली तकनीक अद्वितीय है। इसे जुबान रैंक के उच्च स्तर पर माना जाता है और यह अत्यंत नाजुक है। इसके अलावा सू चांगकिंग ने अभी केवल मूल बातें ही सीखना शुरू किया था, लेकिन कुछ ही घंटों में इसे सीख लिया। ये साधारण प्रतिभा से भी अधिक थी। क्या मेरा जूनियर भाई मनुष्य भी है? चू शुवान ने हक्का बक्का होकर कहा। सू चांगकिंग की समझ और क्षमता भयावह है। चू शुवान ने जीभ बजाई और उसकी प्रशंसा नई ऊंचाई पर पहुंच गई। वह अपने गुरु का सम्मान करता है, अत्यधिक प्रतिभाशाली है, सर्वोच्च समझ रखता है, अद्वितीय युद्ध शक्ति है और सबसे महत्वपूर्ण, वह बहुत सुंदर भी है। कौन इस जूनियर भाई की तुलना कर सकता है? चू शुवान की सुंदर आंखों में चमक थी और उसकी दृष्टि कोमलता से भरी हुई थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद चू शुवान ने खुद सू चांगकिंग को शहर से बाहर ले जाया। आज खजाने वाले खंडहरों रूइंस का उद्घाटन होने वाला है। पुराने सम्राट के खंडहर फ्लाइंग क्लाउड सिटी से 30 मील दूर स्थित हैं और 10,000 मील के दायरे में सभी मार्शल आर्टिस्ट्स ने इसके बारे में सुना है। हालांकि यह केवल एक एम्परर रेल्म का अवशेष है, ये प्राचीन काल से आया है और इसमें कुछ विशेष खजाने हो सकते हैं। अतः इस रहस्यमय क्षेत्र सीक्रेट रेल्म का उद्घाटन कई मार्शल आर्टिस्ट्स को आकर्षित कर रहा है। हालांकि इस रहस्यमय क्षेत्र में कुछ सीमाएं रेस्ट्रिक्शंस हैं। केवल अर्थली फीन रेल्म से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट्स ही प्रवेश कर सकते हैं। जूनियर भाई, खंडहर बस सामने हैं। सूचना के अनुसार आज कई मार्शल आर्टिस्ट्स रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, जिनमें दर्जनों धर्मा एस्पेक्ट रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स भी शामिल हैं। तुम्हें ध्यान रखना होगा, चू शुवान ने निर्देश दिए। हालांकि सू चांगकिंग की युद्ध शक्ति भयावह है, लेकिन धर्मास्पेक्ट रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। सुनिश्चित रूप से सू चांगकिंग केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म के शीर्ष पर है, जो धर्मास्पेक्ट रियल्म से 2 स्तर नीचे है, और यह अंतर मामूली नहीं है। इसलिए चू शुवान ने सावधानीपूर्वक निर्देश दिए। सू चांगकिंग ने मुस्कान दी और सिर हिलाया। चिंता मत करो सीनियर सिस्टर, मैं सावधान रहूंगा। सू चांगकिंग ने कभी भी धर्मास्पेक्ट रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट से मुकाबला नहीं किया था, लेकिन उसने सोचा भले ही वह अपनी सारी क्षमताएं इस्तेमाल करे, फिर भी वह धर्मास्पेक्ट रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट के सामने मुकाबला कर पाएगा या नहीं, ये निश्चित नहीं है। हवा में उसके पास हीवनली ओवरलॉर्ड बॉडी और कई पूर्ण जुबान स्तरीय मार्शल आर्ट्स हैं, साथ ही फ्रॉस्ट स्वॉर्ड इंटेंट भी। यदि वह अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करे तो खुद नहीं पता कि उसकी शक्ति कितनी होगी। कितने मास्टर धर्म रियल्म में हैं? ठीक है, चू शुवान ने मुस्कान दी और सिर हिलाया। वह अपने जूनियर भाई पर बहुत विश्वास करती थी। जैसे जैसे रहस्यमय क्षेत्र का उद्घाटन निकट आया और अधिक मार्शल आर्टिस्ट्स वहां पहुंचने लगे। जूनियर भाई, मैंने किसी से जानकारी इकट्ठा कराई। इस बार जो लोग रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे उनमें 2 सबसे ताकतवर हैं। तुम्हें उनके प्रति सावधान रहना होगा। लेई कैमिंग, लेई परिवार का दूसरा युवा मास्टर अंतिम चरण के धर्मास्पेक्ट रियल्म में है। ली मुक्सी, सक्सेबस सेक्ट की होली मेडेन की उम्मीदवार, अंतिम चरण के धर्मास्पेक्ट रियल्म में है और मानसिक हमलों में माहिर है। इन दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चू शुवान ने लेई कैमिंग और ली मुक्सी की ओर देखा। सू चांगकिंग ने नजरें उनके ऊपर टिकाईं। लेई कैमिंग ने बैंगनी पोशाक पहनी हुई थी और उसका चेहरा घमंड से चमक रहा था, जैसा कि सक्सेबस सेक्ट की होली मेडेन की उम्मीदवार ने काली गॉस ड्रेस और मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था।
लेई परिवार एक प्रथम श्रेणी की शक्ति है जो लेई डोमेन पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन ये ताइजुवान सेक्ट के सामने कमजोर है। सक्सबस सेक्ट भी एक पुरानी उच्च स्तरीय शक्ति है, लेकिन हर पीढ़ी में सक्सबस सेक्ट में 3 उम्मीदवार होली मेडेन के लिए होते हैं और अंतिम होली मेडेन गो पॉइजन उठाकर चुनी जाती है। सू चानकिंग ने चू शुवान की व्याख्या सुनी और दिल में चुपचाप सिर हिलाया। हालांकि वह अपनी क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वासी था, लेकिन अंधाधुंध आत्मविश्वास नहीं रखता था। बिल्कुल, यहाँ मैं आपके दिए गए चैप्टर 21 का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्याय 21, गुप्त क्षेत्र में प्रवेश। सू चानक्विंग ने दोनों की ओर एक बार देखा और फिर नजरें हटा लीं। उसके लिए जरूरी ये था कि वह हाई प्रोफाइल न बने, बल्कि अपनी असली क्षमता को छुपाए। खैर, सू चानक्विंग का साधना स्तर भीड़ में विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था, बस औसत से थोड़ा कम था और इससे ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं खींचेगा। सिर्फ सावधानी बरतकर ही वह अपने फायदे को अधिकतम कर सकता था। सू चानक्विंग ने अपनी नज़रें घुमाईं और फेयुन सिटी के कई मार्शल आर्टिस्ट्स को देखा, जिनमें बाई रुचु और झाओ काई शामिल थे। स्पष्ट है कि इस बार रॉयल गुप्त क्षेत्र का खुलना फ्लाइंग क्लाउड सिटी के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। देखो, गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। तभी भीड़ में किसी ने अचानक उत्साह से चिल्लाया। सभी उस आवाज़ की दिशा में देखने लगे। गुप्त क्षेत्र की दिशा से भूकंप जैसी हलचल हुई और जमीन से एक गुप्त क्षेत्र उभर आया, जिससे पहाड़ भी हिल उठे। असंख्य आंखें अनंत खुशी और उत्साह से चमक उठीं। हे भगवान, यह एक प्राचीन सम्राट का गुप्त क्षेत्र है। इसमें कुछ अद्भुत अवसर जरूर होंगे। बिल्कुल, अब मेरी ऊंचाई तक पहुंचने की बारी है। बकवास, तुम सोचते हो कि तुम आकाश तक उड़ सकते हो। सपना देखो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चू शुवान की खूबसूरत आंखें गुप्त क्षेत्र की ओर टिक गईं, उसके चेहरे पर गंभीरता की झलक थी। जूनियर ब्रदर, गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है, कृपया सावधान रहें। चिंता मत करो सीनियर सिस्टर, मैं सावधान रहूंगा, सू चानक्विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कोई उत्साही व्यक्ति नहीं था, चुपचाप रहकर लाभ कमाना ही उसका तरीका था। सू चानक्विंग का आत्मविश्वास देखकर चू शुवान की अभिव्यक्ति काफी हद तक शांत हो गई। अच्छा, थोड़ी ही देर में गुप्त क्षेत्र आधिकारिक रूप से खुल गया। असंख्य मार्शल आर्टिस्ट्स उस क्षेत्र में घुस गए और कुछ ही क्षणों में सैकड़ों लोग प्रवेश कर चुके थे। सीनियर सिस्टर, मैं पहले जाऊंगा। अच्छा, चू शुवान मुस्कुराए और सिर हिलाया और सू चानक्विंग को गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखा। वह भीड़ में घुल मिल गया। भले ही उसका रूप और आचरण उत्कृष्ट था, लेकिन उसकी साधना स्तर औसत से कम थी, इसलिए अधिकतर लोगों ने उसे नोटिस नहीं किया। डिंग, गुप्त क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश प्राप्त किया। 9 नेदर बोन स्पिरिट फायर एम्परर स्तरीय। जैसे ही सू चानक्विंग गुप्त क्षेत्र में कदम रखा, सिस्टम की आवाज़ फटी और तुरंत 9 नेदर बोन स्पिरिट फायर उसके शरीर में प्रकट हो गई। उसके डंटियन के भीतर एक ठंडी रंग की ज्वाला उठी, जिसकी शक्ति में भयानक ऊर्जा समाहित थी। सिस्टम प्रोडक्ट ही कुछ अलग है, ये तो वाकई शानदार है, सू चानक्विंग ने सांस में कहा। एम्परर स्तरीय अजीब अग्नि बेहद खतरनाक होती है, यहाँ तक कि सुप्रीम रियल्म के विशेषज्ञों के लिए भी इसे नियंत्रित करना मुश्किल होता। लेकिन सिस्टम के साथ सू चानक्विंग इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, बिना किसी असंगति के। एम्परर स्तरीय अजीब ज्वाला से ताकत कम से कम 1 या 2 गुना बढ़ गई है। अब मेरी ताकत कितनी है, ये देखने में मजा आएगा। सू चानक्विंग ने चुपचाप अपनी योजना बनाई। खैर, उसने कभी भी धर्म स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के साथ मुकाबला नहीं किया था, इसलिए अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसने अनुमान लगाया कि अब वह हीवनली आइस पाइथन जैसी शक्ति वाले को भी एक ही बार में मार सकता है। संतुलित होकर सू चानक्विंग ने गुप्त क्षेत्र की ओर देखा। सभी जो उसके साथ आए थे उसके पास खड़े थे और सू चानक्विंग भीड़ में ध्यान न खींच रहा था। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कई हजार मार्शल आर्टिस्ट थे। सबसे कम साधना स्तर ट्रांसेंडेंट रियल्म था और बहुत से लोग सी ऑफ वीव्स रियल्म में भी थे। धर्म स्तर के मार्शल आर्टिस्ट्स की संख्या केवल कुछ दर्जन थी। उनके सामने एक सीढ़ी थी। सीढ़ी बहुत लंबी थी, कुल मिलाकर नीचे से ऊपर तक 99 कदम थे। ये पहला चुनौतीपूर्ण चरण होना चाहिए। सीढ़ियों को देखते हुए किसी ने पहला कदम नहीं उठाया। खैर, कोई नहीं जानता कि सीढ़ियों के ऊपर क्या है, या कोई खतरा है या नहीं। लेई कैमिंग ने आंखें तरेरी और उसके पीछे एक लेई परिवार का अनुयायी आया। दूसरे यंग मास्टर, मुझे लगता है कि कुछ लोग पहले ऊपर जाएं और देखें। अगर कोई खतरा नहीं है तभी हम जाएंगे। लेई कैमिंग ने उस अनुयायी की बातों से सहमति जताई और उसके होठों पर मुस्कान आई। सही कहा, ये कहकर उसने नज़रें घुमाईं और कुछ ट्रांसेंडेंट रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स को यादृच्छिक रूप से चुना। ये लोग छोटे तीसरे या चौथे दर्जे के परिवारों से थे और बहुत मजबूत नहीं थे। तुम लोग ऊपर जाओ, लेई कैमिंग के शब्द निर्विवाद रूप से सुनाए गए। वे लोग स्पष्ट रूप से हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें रास्ता देखने के लिए चुना जाएगा। लेकिन उनके चारों ओर कोई भी विरोध नहीं कर रहा था और उनकी आंखों में अपेक्षा भी झलक रही थी। किसी को आगे भेजना उनके लिए भी लाभकारी था।
सूचान क्विंग भी सामने खड़े लोगों के लिए आगे नहीं बढ़ा। वह कोई संत नहीं था। अगर वहां मौजूद सभी मर भी जाएं तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे लोग जो विरोध नहीं कर सके ने दांतों में दांत दबाकर कदम बढ़ाया और सीढ़ियां चढ़ने लगे। 99 कदमों में से जब समूह ने पहला कदम उठाया तो उन्हें तुरंत अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। उन्होंने दांतों में दांत दबाए और चढ़ते रहे। 10 सीढ़ियां चढ़ते ही समूह थक गया, पसीने से भीगा और उनके पैर कांप रहे थे। ऐसा लगता है कि इन सीढ़ियों पर किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है। सूचान क्विंग ने चुपचाप अपनी योजना बनाई। अन्य लोग भी यह महसूस कर रहे थे। ऐसा लगता है कि कोई खतरा नहीं है। लेई कैमिंग ने आंखें तरेरी। ये 99 कदम किसी प्रकार की छंटनी प्रक्रिया लगती है। आओ पहले हम चलते हैं। लेई कैमिंग ने ये कहते हुए नेतृत्व किया और सीढ़ियों पर छलांग लगाए। इसे देखकर उसके पीछे दर्जनों लेई परिवार के अनुयायी भी उसके पीछे चल पड़े। सक्शन सेक्ट की उम्मीदवार संत ली मैक्सी ने तुरंत उसका अनुसरण किया। तुरंत ही अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट ऊपर चढ़ने लगे। स्पष्ट है कि लेई कैमिंग वास्तव में प्रभावशाली था। कुछ ही क्षणों में वह आधी दूरी तक पहुंच गया और अभी भी चढ़ रहा था। सूचान क्विंग ने भीड़ में लोगों को देखा जो सभी ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ असहनीय दबाव के नीचे थे जबकि अन्य ने दांतों में दांत दबाकर परसिवियरेंस दिखाया। दिलचस्प है, सूचान क्विंग के होंठों पर मुस्कान आई। फिर वह भीड़ में छिपकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा उसे हल्का सा दबाव महसूस हुआ। बेशक ये केवल थोड़ी सी दबाव थी। ये दबाव उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकते थे। आखिरकार सूचान क्विंग के पास सेलेस्टियल ओवरलॉर्ड बॉडी थी, एक आकाशीय स्तर की शारीरिक संरचना। लेकिन उसने अधिक ध्यान नहीं खींचा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहा। आधी यात्रा में सूचान क्विंग ने 2 परिचितों से सामना किया, बाई रुचु, झाओ काई। दोनों आदमी परेशान दिख रहे थे, उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। दोनों ने स्पष्ट रूप से सूचान क्विंग को नोटिस किया। कितना संयोग है, सूचान क्विंग ने मुस्कुराया। उसे ऊपर चढ़ते हुए इतनी सहजता और धीमी चाल में देखकर दोनों पूरी तरह स्तब्ध रह गए। क्या आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? हालांकि दोनों ने सूचान क्विंग की ताकत देखी थी, फिर भी वर्तमान स्थिति ने उन्हें हैरान कर दिया। तुम लोग धीरे चलो, मैं अब चलता हूँ, सूचान क्विंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और ऊपर की ओर बढ़ता रहा, जैसे सैर कर रहा हो, बिना किसी दबाव के। सूचान क्विंग की यह छवि देखकर झाओ काई ने दांतों में दांत दबा लिया। क्या बकवास है, ये किस प्रकार का राक्षस है? दोनों ने दांत जकड़कर ऊपर चढ़ना जारी रखा। अगर आप चाहें, मैं इसके अगले चैप्टर या आगे की कहानी का भी हिंदी अनुवाद उसी स्टाइल में कर दूं। क्या मैं आगे बढ़ाऊं? जरूर। नीचे दिए गए चैप्टर 22 दान पैलेस के पाठ का हिंदी अनुवाद है। मैंने अर्थ और टोन को यथासंभव मूल जैसा रखा है। अध्याय 22 दान महल, दान पैलेस। कुछ ही समय में सूचांगछिंग 99वीं मंजिल तक पहुंच चुका था। उसने अपनी गति को नियंत्रित रखा ताकि ज्यादा ध्यान आकर्षित न हो। ये पहला चरण उसके लिए लगभग कोई चुनौती नहीं था। करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद अधिकांश मार्शल कलाकार पहला परीक्षण पार कर चुके थे। हजारों की संख्या से शुरू होकर अब केवल 700-800 लोग ही बचे थे, जिनमें सबसे कमजोर भी ट्रांसेंडेंट रियल्म के अंतिम चरण में था। पहले ही दौर में अधिकांश प्रतिभागी बाहर हो चुके थे। सूचांगछिंग ने देखा कि बाई रुओछू और झाओ काई भी सफलतापूर्वक पहला परीक्षण पार कर चुके थे। आखिरकार दोनों ही सी ऑफ व्हील्स रियल्म में थे, इसलिए उनका पास होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पहली चुनौती पार करने के बाद सभी लोग एक गुप्त सुरंग में पहुंचे, जहां आगे अंतहीन अंधकार फैला हुआ था। जब सभी यह सोचकर खुश हो रहे थे कि पहला चरण पार हो गया है, तभी अचानक पास से सरसराहट की आवाज आई। यह आवाज क्या है? लेई कैमिंग की आंखें गंभीर हो गईं। उसकी अंतर्ज्ञान उसे बता रही थी कि मामला सरल नहीं है। ली मुक्सी की आंखों की पुतलियां उसके मुखौटे के नीचे सिकुड़ गईं। बुरा हुआ, अगले ही पल वह तेजी से पीछे की ओर हट गई। भीड़ अभी भी भ्रम में थी। अरे नहीं, मकड़ियां, मकड़ियां, चारों तरफ मकड़ियां हैं, भीड़ में से किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि काली मकड़ियों की कतारें पागलों की तरह उनकी ओर बढ़ रही थीं। इन काली मकड़ियों का आकार अलग अलग था, कुछ 4-5 मीटर ऊंची थीं, तो कुछ केवल 1 मीटर से थोड़ी ज्यादा। उनके शरीर पूरी तरह काले थे और आंखें गहरे हरे रंग की थीं। उनकी संख्या अनगिनत थी। पल भर में ही सभी घबरा गए। धड़ाम, धमाका, सबसे आगे की मकड़ियों ने हमला शुरू कर दिया और कई मार्शल कलाकार प्रतिक्रिया देने से पहले ही मारे गए। लेई कैमिंग का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। कमबख्त, हमें इन सबको मारना ही होगा, नहीं तो खजाने तो दूर, जान भी नहीं बचेगी। लेई कैमिंग सबसे पहले आगे बढ़ा और उसके पीछे अन्य मार्शल कलाकार भी टूट पड़े। सूचांगछिंग भीड़ में छिपा रहा, केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म की चरम शक्ति ही दिखा रहा था। हालांकि मकड़ियां बहुत थीं, लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली भी केवल धर्मा आस्पेक्ट रियल्म में थी, जो उसके लिए कोई खतरा नहीं थी।
उसे उन धर्मा आस्पेक्ट रियल्म की मकड़ियों से खुद भिड़ने का कोई इरादा नहीं था। सबसे अच्छा तरीका था सुरक्षित खेलना। उन मकड़ियों को निपटाने का काम दूसरों पर छोड़ देना ही बेहतर था। संकीर्ण सुरंग में लड़ाई की गूंज फैल गई, लेकिन सू चांगछिंग इसे बड़ी आसानी से संभाल रहा था। आधे घंटे बाद मौजूद सभी मकड़ियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी थीं। लेई कैमिंग से तीव्र हत्या की आभा निकल रही थी और उसका पूरा शरीर गहरे हरे खून से सना हुआ था। उसने अकेले ही 5 धर्मा आस्पेक्ट रियल्म की मकड़ियों को मार गिराया था, जिससे उसकी ताकत साफ झलक रही थी। मूल 700-800 लोगों में से अब केवल 100 से थोड़े अधिक ही बचे थे, बाकी सब मकड़ियों के हाथों मारे जा चुके थे। मकड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनका हमला अचानक हुआ था, जिससे इस गुप्त सुरंग में बच निकलना कठिन हो गया। इसी वजह से इतनी मौतें हुईं। बचे हुए 100 से अधिक लोग सभी सी ऑफ व्हील्स रियल्म या उससे ऊपर के थे। सू चांगछिंग को छोड़कर ट्रांसेंडेंट रियल्म के लगभग सभी मार्शल कलाकार मारे जा चुके थे। चलो, लेई कैमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चारों ओर घातक आभा फैली हुई थी। वह सबसे पहले आगे बढ़ा और सुरंग के बाहर की ओर चल पड़ा। बाकी लोग पीछे रह जाने से डर रहे थे, इसलिए वे भी जल्दी से उसके पीछे चल पड़े। सू चांगछिंग चुपचाप भीड़ में छिपा हुआ बाहर निकल आया। कुछ देर बाद सभी अंधेरी सुरंग से बाहर निकलकर एक विशाल महल के सामने पहुंचे। ये महल अत्यंत भव्य था और उसके ऊपर प्राचीन लिपि में 2 बड़े अक्षर लिखे थे, दान दिया, दान दियान, दान महल। बिल्कुल सही, इस महल का स्वामी एक सम्राट स्तरीय कीमियागर अल्केमिस्ट था। सभी की आंखें चमक उठीं, चेहरों पर अपार खुशी थी। कीमियागर, इस गुप्त क्षेत्र का मालिक वास्तव में एक कीमियागर है। वे तो अमीर हो गए, पूरी तरह अमीर। पूरे तियानवु महाद्वीप में मार्शल कलाकारों के लिए सबसे धनवान पेशा निस्संदेह कीमियागर का ही है। एक उच्च स्तरीय औषधि की कीमत आसमान छूती है। वास्तव में अनगिनत लोग किसी उच्च स्तरीय कीमियागर से मित्रता करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसीलिए उन कीमियागरों की संपत्ति अकल्पनीय होती है। बहुत बढ़िया। लेई कैमिंग की आंखों में गहरी लालच झलक उठी। उसके सामने खड़ा महल उसे एक विशाल खजाने जैसा लग रहा था, और उस खजाने का दरवाजा खोलने वाला वही था। अंदर खजाना है, चलो, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, और तुरंत ही सभी लोग पागलों की तरह महल की ओर उड़ पड़े। लेई कैमिंग और ली मुक्सी भी अपवाद नहीं थे। मौजूद लोगों में सबसे शक्तिशाली होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से इन संसाधनों पर अधिकार चाहते थे। एक ही पल में 100 से अधिक मार्शल कलाकार महल में टूट पड़े। बीप, दान महल की पहचान हुई। विकल्प 1, बस यूं ही देखो, कुछ भी मत लो। इनाम, नेकदिल आभा। विकल्प 2, गुजरते हंस से भी पंख नोच लो, तीनों कांस्य संदूक खाली कर दो। इनाम, मानसिक दास्ता, सम्राट स्तरीय दिव्य शक्ति। मानसिक दास्ता, दूसरे के मन को नियंत्रित करना, जिससे विश्वासघात असंभव हो जाए। मानसिक दास्ता का विवरण देखकर सू चांगछिंग हल्के से मुस्कुराया। ये चीज दूसरों को नियंत्रित करने के लिए बेहतरीन हथियार थी। मैं विकल्प 2 चुनता हूँ। सोचने की जरूरत ही क्या थी। जाहिर है विकल्प 2 ही चुनना था। उसे महल का खजाना भी चाहिए था और सिस्टम का इनाम भी। हे, सू चांगछिंग धीरे धीरे अंदर चला गया। इस समय महल के भीतर पहले से ही आपसी संघर्ष शुरू हो चुका था। विशाल महल हर तरह की औषधियों से भरा हुआ था। सामने 3 कांस्य संदूक रखे थे, उनके भीतर क्या है कोई नहीं जानता था, लेकिन ये तय था कि वे अत्यंत मूल्यवान हैं। ली मुक्सी और लेई कैमिंग दोनों ही इन 3 संदूकों के पीछे थे। तीनों कांस्य संदूकों को लेकर दोनों आमने सामने खड़े थे। ली मुक्सी, ये तीनों संदूक मेरे हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत यहां से चली जाओ, वरना तुम्हें भी मार दूंगा। लेई कैमिंग की आंखों में क्रूर मुस्कान फैल गई। वह अकेला नहीं था, उसके पीछे लेई परिवार के दर्जन भर शिष्य थे, जिनमें 2 धर्मा आस्पेक्ट रियल्म में और दर्जन भर सी ऑफ व्हील्स रियल्म में थे। ली मुक्सी उनका मुकाबला कैसे कर सकती थी? फिर भी कांस्य संदूकों के सामने ली मुक्सी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सक्यूबस संप्रदाय की पवित्र कन्या की उम्मीदवार होने के नाते उस पर भारी दबाव था। केवल लगातार खुद को मजबूत करके और अपनी काबिलियत साबित करके ही कोई सबसे आगे निकल सकता है, वरना अंत में केवल दूसरों की सीढ़ी बनकर रह जाना पड़ता है। उसने लेई कैमिंग को ठंडी नज़र से देखा। उसके मुखौटे के नीचे से ठंडी आभा फैल रही थी। असंभव, असंभव। लेई कैमिंग के होठों पर खिलंदड़ी भरी मुस्कान आ गई। ऐसा है क्या? लगता है तुम्हें प्रस्ताव ठुकराने की कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी कहते हैं कि सक्यूबस संप्रदाय की तीनों पवित्र कन्या उम्मीदवार बेहद सुंदर होती हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी सुंदर हो। यही, अभी तुम्हें अपना बना लूंगा। कहते हुए लेई कैमिंग के चेहरे पर वासना भरी मुस्कान उभर आई। उसे औरतें भी चाहिए थीं और खजाना भी। आखिरकार वह शक्तिशाली था और उसके सामने विरोध करने की हिम्मत किसमें थी? बिल्कुल, यहाँ आपके द्वारा दिए गए चैप्टर का हिंदी अनुवाद है। अध्याय 23, मानसिक दास्ता। ये सुनकर ली मैक्सी का सुंदर चेहरा ठंडा हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी इतना बेहयाद हो सकता है।
चोट, लेकिन अब हिचकिचाने का समय नहीं है, उसे ब्रॉन्ज बॉक्स में जो कुछ भी है उसे पाना ही होगा। स्वर्गीय बिजली तलवार तकनीक। लेई कैमिंग ने कोई दया नहीं दिखाई और तुरंत लेई परिवार की मध्यम ग्रेड जुबान स्तरीय तलवार तकनीक का उपयोग किया। क्षणों में बिजली की गर्जना हुई और एक हिंसक आभा फैल गई। हवा बिजली की शक्ति से भर गई। ली मैक्सी ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, उसकी आंखें संकुचित हो गईं और उसकी दृष्टि गंभीरता से चमकने लगी। उसने अपनी फुर्ती का उपयोग करते हुए लगातार पीछे हटते हुए अपनी लंबी तलवार निकाल ली और दोनों तुरंत मुकाबले में उलझ गए। ये देखकर लेई परिवार के शिष्य एकत्र होकर हमला करने लगे। एक दर्जन से अधिक लोग ली मैक्सी के चारों ओर घिर गए और उसे तुरंत भारी दबाव महसूस हुआ। जब वह अकेले लेई कैमिंग का सामना कर रही थी तो उसे विशेष डर नहीं लगता था, लेकिन इस समय वह न केवल लेई कैमिंग का सामना कर रही थी बल्कि दो धर्मस्वरूप साम्राज्य के योद्धाओं और दर्जनों वीरसी साम्राज्य के योद्धाओं का भी सामना कर रही थी। ये दबाव असाधारण था। सौभाग्य से ली मैक्सी मानसिक हमलों में निपुण थी। उसने अपना मुखौटा हटाया और सभी के सामने अपना शानदार चेहरा प्रकट किया। उसकी नाजुक विशेषताएं, आकर्षक आभा और लचीला शरीर अविश्वसनीय था और वह एक कामुक आकर्षण बिखेर रही थी। सुंदर, अद्वितीय सुंदरता। इतनी सुंदर महिला ने अनगिनत मार्शल कलाकारों को निगलने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि लेई परिवार के सदस्य भी। लेई कैमिंग की आंखों में थोड़ी खुशी झलक गई। अप्रत्याशित सुख। हालांकि सेक्स बेस संप्रदाय शक्तिशाली था, लेई परिवार भी तुच्छ नहीं था, इसलिए उन्हें किसी डर की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा वह लेई परिवार का वैध पुत्र है, जबकि ली मैक्सी केवल होली मेडेन की उम्मीदवार है। यदि वह उसके साथ सोता भी है तो सेक्स बेस संप्रदाय कुछ नहीं कर पाएगा। तभी ली मैक्सी ने मानसिक हमला किया और तुरंत एक लेई परिवार के धर्मस्वरूप साम्राज्य के योद्धा और दो वीलसी साम्राज्य के योद्धाओं की मौत हो गई। चोट, तुम कृतघ्न कमीने हो। लेई कैमिंग की आंखों में क्रोध झलक गया। ये घटिया महिला वास्तव में लेई परिवार के एक शिष्य को मारने की हिम्मत करती है। ये सचमुच मृत्यु को आमंत्रित करना है। तुम सभी उसे पकड़ो, मैं आज उसे सबक सिखाऊंगा। लेई कैमिंग गरजा। जी। लेई परिवार के शिष्य तुरंत जवाब में। अखाड़े में लड़ाई बेहद भयंकर थी। जो मार्शल कलाकार पहले कुछ दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे थे वे मुख्य हॉल से हट गए, डर के कारण कि वे संघर्ष में फंस सकते हैं। आखिरकार दोनों पक्ष बेहद खून पीने वाले और शक्तिशाली थे, लड़ाई के प्रभाव भी सब पर भारी थे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। सू चांगकिंग ने अपनी आंखों में तीव्र रुचि के साथ लड़ाई देखी। ये दिलचस्प है। ली मैक्सी और लेई कैमिंग वास्तव में काफ़ी शक्तिशाली हैं। पहली ने अपनी फुर्ती और आकर्षण का उपयोग करके लड़ाई और बचाव दोनों किया। दूसरे ने बिजली की शक्ति पर भरोसा करते हुए लगातार हमला किया। लड़ाई देखते हुए सू चांगकिंग ने गुप्त रूप से अपनी शक्ति का मूल्यांकन किया। जब सभी थक गए, वह चुपके से पिल हॉल में गया और 3 ब्रॉन्ज बॉक्स की ओर बढ़ा। ये 3 ब्रॉन्ज बॉक्स लंबे समय से मौजूद थे और संभवतः इनमें डैन पैलेस के प्रभु की विरासत थी। हालांकि वह केवल एक सम्राट स्तर का मार्शल कलाकार था, वह फिर भी प्राचीन समय का वंशज था, मार्शल आर्ट्स के स्वर्ण युग का। सू चांगकिंग हंसते हुए तीनों ब्रॉन्ज बॉक्स को अपने स्थानिक रिंग में डाल दिया। हे, खजाना अब मेरे हाथ में है। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने प्राप्त किया मानसिक दास्ता सम्राट स्तरीय दिव्य शक्ति। क्षणों में सू चांगकिंग के मन में एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई, मानसिक दास्ता। अलौकिक शक्तियाँ, मार्शल आर्ट्स की तरह जो साधना की आवश्यकता होती है, उन्हें मार्शल कलाकार अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। हालांकि अलौकिक शक्तियों की समझ अत्यंत मानपूर्ण होती है और यहाँ तक कि शीर्ष विशेषज्ञ भी इसे समझने में असमर्थ हो सकते हैं। मन नियंत्रण तकनीक की शक्ति महसूस करते हुए सू चांगकिंग ने हल्की मुस्कान दी। लेकिन इसी समय जो लेई परिवार के शिष्य लड़ रहे थे, उन्होंने सू चांगकिंग की उपस्थिति देख ली। ओह नहीं, ब्रॉन्ज खजाना चोरी हो गया। जैसे ही वह आवाज़ गूंजी, अखाड़े में लड़ाई तुरंत समाप्त हो गई। सभी की नज़रें सू चांगकिंग पर टिक गईं। चोट, तुम कमीने, मेरी चीज़ चोरी करने की हिम्मत कर रहे हो, तुम मुसीबत मांग रहे हो। लेई कैमिंग क्रोधित होकर कहा। अभी अभी ली मैक्सी को गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसने सोचा कि वह दोनों खजाना और सुंदरता पा जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक लड़का अचानक सामने आया और उसने मेरा ब्रॉन्ज खजाना चोरी कर लिया। चोट, लेई हाओ, जाओ और इस लड़के को मारो। लेई कैमिंग ने एक अन्य लेई परिवार के शिष्य को, जो धर्मस्वरूप साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में था, आदेश दिया। जी। लेई हाओ ने सिर हिलाया, उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थीं और वह सू चांगकिंग की ओर बढ़ा। लड़का, तुम केवल एक साधारण ट्रांसेंडेंट स्तर के मार्शल कलाकार हो, फिर भी इतनी बेतुकी हिम्मत। आज तुम्हारी मौत तय है। ये कहते ही वह झपकी में सू चांगकिंग के सामने प्रकट हो गया। बूम, एक ही वार में तलवार ने भयानक बिजली की शक्ति धारण की। लेई हाओ ने कोई दया नहीं दिखाई और अपने पूरे बल से सू चांगकिंग पर हमला किया। क्या यही है? सू चांगकिंग ने ठंडा मुस्कुराया।
पर्पल सेलेस्टियल आइज सक्रिय करो। 9 स्वर्ग नाशक तलवारों की छठी तलवार। गरज। क्षणों में सू चांग किंग ने अपनी पूरी शक्ति बिना रोक टोक के छोड़ दी। पर्पल इमॉर्टल आइज फट पड़े और लेई हाओ की गति उसकी आंखों में बहुत धीमी दिखाई दी। बांग। भयानक विस्फोट हुआ। इसके तुरंत बाद सबकी आश्चर्यचकित निगाहों के सामने लेई हाओ का शरीर जैसे टूटे धागे वाले पतंग की तरह पीछे उड़ गया। मृत से भी अधिक। ये कैसे संभव है? लेई कैमिंग ने निगलते हुए कहा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। ये वास्तव में धर्म स्वरूप साम्राज्य का योद्धा है। हालांकि वह केवल धर्म स्वरूप साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में था, लेई परिवार का सदस्य होने के कारण लेई हाओ की ताकत बाहर के समान स्तर के विद्रोही कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक थी। लेकिन सामने वाला युवा व्यक्ति केवल ट्रांसेंडेंट स्तर का मार्शल कलाकार होने के बावजूद उसने एक ही तलवार वार में लेई हाओ को मार डाला। 2 मुख्य साम्राज्यों को पार करना, ये कैसे संभव है? लेई कैमिंग को विश्वास नहीं हो रहा था और सभी लेई परिवार के शिष्य ऐसे थे जैसे उन्होंने भूत देखा हो। यदि लेई हाओ का शरीर उनके सामने नहीं होता तो कोई विश्वास नहीं करता। ली मैक्सी के फीके चेहरे पर भय की गहरी भावना झलक रही थी। अभी अभी लेई कैमिंग द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से पीला हो गया था, उसकी सांस अव्यवस्थित थी और वह अत्यधिक थक गई थी। उसने सोचा कि वह यहाँ मरने वाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा अविश्वसनीय दृश्य देखेगी। लड़के, तुम वास्तव में कौन हो? लेई कैमिंग ने आश्चर्यचकित होकर सू चांग किंग की ओर इशारा किया। सू चांग किंग ने हल्की मुस्कान दी। बेशक, वही व्यक्ति जिसने तुम्हें मारा। चूंकि हमने पहले ही लेई परिवार के शिष्य को मार दिया है, तो सभी को मार देना ही उचित है। जड़ से खरपतवार उखाड़ना बुनियादी कार्य है। जैसे ही सू चांग किंग ने यह कहा, उसने तुरंत ड्रैगन स्टेप्स छोड़े और एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद लेई कैमिंग के सामने खड़े लेई परिवार के कई शिष्य क्षण भर में भयानक मौत का सामना करने लगे। एक आदमी, एक तलवार, बिना किसी विराम के। लेई परिवार के समुद्री साम्राज्य स्तर के 13 शिष्य युद्ध में मारे गए। ये दृश्य देखकर लेई कैमिंग की आंखें अचानक फैल गईं। बिल्कुल, मैंने आपके दिए गए चैप्टर 24 का हिंदी में अनुवाद किया है। ये थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इसे आसानी से पढ़ने योग्य हिस्सों में बांटा है। अध्याय 24, सू चांग किंग का आतंक। लेई परिवार, ये लोग कुछ खास नहीं हैं। सामने पड़े शवों की कतार को देखकर सू चांग किंग मुस्कुराया और उसकी आंखों में गहरी तिरस्कार झलक रही थी। सीव ऑफ व्हील्स स्तर का एक साधारण साधक भी उसके एक ही हमले का सामना नहीं कर सकता था। धत। लेई कैमिंग का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसकी आंखों में असीमित हत्या की चाह झलक रही थी। बच्चे, आज मैं, लेई कैमिंग, तुम्हारे साथ मौत तक लड़ूंगा। इतना कहकर लेई कैमिंग अचानक गायब हो गया और सीधे सू चांग किंग की ओर बढ़ा। हालांकि उसने अभी अभी ली मैक्सी के साथ लड़ाई में अपनी बहुत सी असली ऊर्जा खर्च की थी, वह बाद में धर्म पहलू स्तर के अंतिम चरण का मार्शल आर्टिस्ट था जिसकी नींव मजबूत और शक्ति असाधारण थी। इसलिए उसकी तुलना शुरुआती धर्म पहलू स्तर के साधक से नहीं की जा सकती। बूम। धर्म पहलू स्तर के अंतिम चरण के मार्शल आर्टिस्ट की तलवार की ताकत बेहद डरावनी होती है। उसके क्रॉसिंग तलवार ऊर्जा सीधे सू चांग किंग की ओर बढ़ रही थी। ये स्पष्ट था कि लेई कैमिंग वास्तव में क्रोधित था। सू चांग किंग लापरवाह नहीं हो सकता था, आखिरकार उनकी साधना स्तर में काफी अंतर था। पर्पल सेलेस्टियल आइज सक्रिय करो। ड्रैगन सटेप। पर्पल इमॉर्टल आइज को सक्रिय करने के बाद सू चांग किंग ने ड्रैगन सटेप का इस्तेमाल कर बचाव किया। हालांकि उसने ये गति तकनीक पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी और पर्पल इमॉर्टल आई की मदद से लेई कैमिंग शुरू में हमला नहीं कर सका। लेकिन विरोधी बहुत तेज था और उसके हाथ में तलवार की ऊर्जा तेजी से बढ़ती जा रही थी। सू चांग किंग ने बचाव रोक दिया। मैं अपनी वर्तमान शक्ति का परीक्षण तुम्हारे द्वारा करूंगा। सू चांग किंग ने अपनी आंखें संकुचित की और शांत भाव व्यक्त किया। 9वां तलवार, 9 तलवारों का स्वर्ग विनाश। गर्जन। सू चांग किंग के हाथ में लंबी तलवार इतनी तेजी से हिली कि केवल धुंधली परछाइयां दिखाई दी और डरावनी तलवार ऊर्जा क्रॉस हुई। ये तलवार वार बेहद तेज था। 9 तलवारों में 9वां तलवार सबसे शक्तिशाली है। एक ही तलवार वार से पहाड़ और चट्टानें टूट सकती हैं। यहाँ तक कि लेई कैमिंग भी उसके विशाल शक्ति का खतरा महसूस कर सकता था। उसने जल्दी से अपनी तलवार ऊर्जा से रक्षा की। धमाका। सारा पिल हॉल गूंज उठा। बाहर खड़े मार्शल आर्टिस्ट हैरान थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इतनी भयानक शक्ति किसी के भी बस की बात नहीं थी। पफ। सू चांग किंग की तलवार वार से लेई कैमिंग उड़ा, मुंह से खून निकला और पूरा शरीर झटका खा रहा था। उसके हाथ में तलवार थमी, आंखों में अब तक की सबसे गंभीर आश्चर्य और अविश्वास झलक रहा था। ये कैसे संभव है? तुम केवल ट्रांसेंडेंट स्तर के शिखर पर हो, इतनी शक्ति कैसे निकाल सकते हो? उसने कई उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्ट देखे थे, लेकिन ऐसी भयानक शक्ति किसी में नहीं देखी थी। हालांकि सू चांग किंग भी हल्का पीला हो गया था, क्योंकि इस तलवार वार ने उसे काफी थका दिया था। लेकिन परिणाम अच्छे थे। तुम बहुत कुछ नहीं जानते।
सू चांगकिंग ने हंसते हुए कहा और कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। अगले पल उसके शरीर से एक ठंडी तलवार की भावना निकली। सभी को लगा जैसे पूरा पिलहॉल बर्फ की तहखाने में बदल गया हो। यहाँ तक कि धर्म पहलू स्तर के मार्शल आर्टिस्ट जैसे ली मैक्सी और लेई कैमिंग भी अजीब ठंड महसूस कर रहे थे। साथ ही लेई कैमिंग के हाथ में तलवार और जमीन पर बिखरी तलवारें हिलने लगीं। यह क्या है? लेई कैमिंग की आंखें खुल गईं और अचानक उसे बुरा अनुमान हुआ। ली मैक्सी भी पूरी तरह हैरान थी, उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम इस तलवार वार को सह सकते हो। अगले ही पल सू चांगकिंग ने तलवार मारी। ये साधारण लग रही थी, लेकिन उसमें बर्फीली तलवार भावना भरी हुई थी और धर्म पहलू स्तर के किसी साधक के बस की बात नहीं थी। भयानक तलवार भावना इतनी तेज थी कि लेई कैमिंग के सामने पलक झपकते ही पहुंच गई। उसकी आंखें खुल गईं और उसने जल्दी से तलवार से रक्षा करने की कोशिश की। धमाका! लेकिन उसी पल लेई कैमिंग की तलवार टूट गई। तलवार की भावना सीधे उसे निगल गई। नहीं! लेई कैमिंग ने गुस्से में चीखा और तुरंत तलवार भावना ने उसे निगल लिया। वह तुरंत मर गया। मरा। ली मैक्सी ने कँपकँपाते हुए देखा। लेई कैमिंग पास पड़ा था, उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, निश्चित रूप से मरा हुआ। ये कैसे संभव है? यदि किसी धर्म पहलू स्तर या अर्थली फिएन स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ने उसे मारा होता तो ली मैक्सी आश्चर्य नहीं करती। लेकिन लेई कैमिंग केवल ट्रांसेंडेंट स्तर के शिखर पर था। इन दोनों में दुनिया का अंतर है। ये बिल्कुल असंभव था। पूरे ट्यानवु महाद्वीप में उसने ऐसी घटना नहीं सुनी थी। उस समय उसकी आंखों में गहरा डर था। उसने डर के साथ सू चांगकिंग को देखा। सही है, ये डर था। उस आदमी की ताकत भूत या देवता जैसी थी और कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता था। सू चांगकिंग ने अपनी तलवार मर दी, आंखों में संतोष की झलक थी। फिर उसने कई गोलियां खाईं ताकि अपनी ऊर्जा को बहाल कर सके और उसका पीला चेहरा बेहतर दिखने लगा। हाल की लेई कैमिंग के साथ लड़ाई ने उसे उसकी वास्तविक शक्ति को स्पष्ट रूप से समझने में मदद की। कम से कम अर्थली फिएन स्तर के नीचे वह लगभग अजेय था। लेकिन सू चांगकिंग की सबसे बड़ी समस्या अब उसकी असली ऊर्जा की कमी थी। आखिरकार वह केवल ट्रांसेंडेंट स्तर पर था। हालांकि वह दिव्य स्तर की तकनीक साधता है, फिर भी उसकी असली ऊर्जा की गुणवत्ता और मात्रा धर्म पहलू स्तर से कम थी। हालांकि भविष्य में उसकी साधना स्तर बढ़ने पर यह समस्या बड़ी नहीं रहेगी। कुल मिलाकर सू चांगकिंग अपनी वर्तमान शक्ति से काफ़ी संतुष्ट था। अपनी ऊर्जा बहाल करने के बाद सू चांगकिंग पिलहॉल छोड़ने की तैयारी करने लगा। आखिरकार मिशन पूरा हो गया था और अब केवल गुप्त क्षेत्र के समाप्त होने का इंतजार था। लेकिन उसी समय ली मैक्सी की आवाज़ आई। रुको 1 मिनट। सू चांगकिंग ने अपना सिर घुमाया और ली मैक्सी को देखा, जिसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। इस समय वह गंभीर रूप से घायल थी और उसकी असली ऊर्जा ज़्यादा बहाल नहीं हुई थी। क्या तुम भी कुछ करने वाले हो? सू चांगकिंग ने धीरे मुस्कुराया। उसकी तुलना में वह अब घायल थी, इसलिए असंभव था। नहीं, ली मैक्सी ने बार बार हाथ हिलाया। फिर उसने अपनी गोरी त्वचा का एक झलक दिखाया, चेहरा दुखी और आकर्षक लग रहा था। यंग मास्टर, क्या आप कृपया मुझे उन कांस्य खजानों में से एक दे सकते हैं? बस एक ही, प्लीज़। ली मैक्सी की बड़ी चमकदार आंखें टिमटिमा रही थीं। उसका ऊपरी शरीर आंशिक रूप से छिपा हुआ था, जिससे वह बेहद आकर्षक लग रही थी। अगर तुम किसी और मानसिक जादू का प्रयोग करने की हिम्मत करोगे तो यकीन मानो तुम आज इस गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाओगे।